हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर लवली स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना सफल 3.0 साइंस 2025 का पहला बॉटनी का लेक्चर, चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर को आज हम बिल्कुल एनसीईआरटी से बारीकी से देखेंगे, जहां मैं आपको डायग्राम फ्लो चार्ट की मदद से बिल्कुल सिंपल, क्रिस्प और बेहद कम समय में ये चैप्टर समझाने की कोशिश करूंगी। आज मैं आपको इस चैप्टर का एक पूरा सुपरफिशियल ओवरव्यू देने वाली हूं कि देखो इस चैप्टर में है क्या, और बिना ज्यादा थ्योरी लिखे कैसे इसे हम फ्लो चार्ट, माइंड मैप्स के मदद से समझ सकते हैं। करेक्ट? तो बिना किसी डिले के शुरू करते हैं अपना पहला लेक्चर, पहला चैप्टर का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, तो बेटा बेसिकली इस चैप्टर में हम स्टडी करने वाले हैं कि एंजियोस्पर्म्स, फ्लावरिंग प्लांट्स कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं सेक्सुअली, कैसे वो नए ऑर्गेनिजम्स को जन्म देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इवेंट्स बताऊंगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या इवेंट्स होते हैं, फिर उन इवेंट्स को एक एक करके हम ओवरव्यू, उनका एक सुपरफिशियल स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, इस मैकेनिज्म को बेसिकली 3 डिस्टिंक्ट इवेंट्स में बांट सकते हैं। दैट इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है? फर्टिलाइजेशन से पहले यानी प्री फर्टिलाइजेशन में हमारे 2 मेजर स्टेप्स होने हैं। सबसे पहले तो भाई हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है गैमीट की। तो सबसे पहले हम गैमीट बनाएंगे। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट को गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। एक बार जब हमारे पास मेल फीमेल गैमीट तैयार हो जाएगा, फिर हमें उस मेल गैमीट का फीमेल गैमीट की तरफ ट्रांसफर करवाना होगा, यानी कि अगला स्टेप होगा हमारा गैमीट ट्रांसफर। अब एक बार जब सक्सेसफुली मेल गैमीट फीमेल गैमीट के पास पहुंच जाएगा, तब होगा उनका फर्टिलाइजेशन, दैट इज फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। इसे बेसिकली हम सिंगैमी भी कहते हैं। अब जैसे ही सिंगैमी होगा, जाइगोट बनेगा और जाइगोट आगे जाके एम्ब्रियो में डेवलप करेगा, जिससे नया ऑफस्प्रिंग जन्म लेगा। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में इवेंट्स आएंगे जाइगोट फॉर्मेशन एंड जाइगोट कन्वर्टिंग इनटू एम्ब्रियो, यानी कि एम्ब्रियोजेनेसिस। तो एक एक करके हम सारे इवेंट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। पर सबसे पहले आपको एक बात बता दूं बेटा, एंजियोस्पर्म्स इस काम को करने के लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक सेक्स ऑर्गन बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं फ्लावर। तो फ्लावर कुछ नहीं बल्कि प्लांट का सेक्स ऑर्गन है। फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म्स का सेक्स ऑर्गन है, जिसके अंदर ये सारा इवेंट होने वाला है। टिपिकली अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं फ्लावर का, तो फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 whorls. All the 4 whorls they are born on a swollen structure, जिसे बेटा थैलेमस कहते हैं। मॉर्फोलॉजी चैप्टर में इसके बारे में पढ़ते हो। अगर बाहर से अंदर जाएंगे तो देखो फूल को कैसे अरेंज कर सकते हैं। तो सबसे बाहर होती हैं सेपल्स, ग्रुप ऑफ सेपल्स को कैलिक्स कहते हैं। उसके बाद अंदर जाएंगे तो अगला है खूबसूरत सी पेटल्स, ग्रुप ऑफ पेटल्स को कोरोला कहते हैं। और उसके अगर अंदर जाएंगे तो आपको मिलेगा मेल सेक्स ऑर्गन स्टेमन्स। एक से अगर अधिक स्टेमन है तो ग्रुप इज नोन एज एंड्रोशियम। एंड्रोशियम हमारा मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। एंड फाइनली द इनरमोस्ट whorl of the flower is फीमेल सेक्स ऑर्गन गाइनोशियम। इंडिविजुअल गाइनोशियम को कार्पल कहते हैं। अगर फूल में एक से अधिक कार्पल है तो कलेक्टिव टर्म है हमारा गाइनोशियम। ठीक,
तो यहाँ पे इस चैप्टर में बेसिकली हम इस वॉल और इस वॉल को डिटेल में स्टडी करेंगे, क्योंकि मेल सेक्स ऑर्गन का काम है मेल गेमीट बना के उसका ट्रांसफर करना, फीमेल सेक्स ऑर्गन का काम है फीमेल गेमीट बनाना, पोलन ग्रेन को रिसीव करना, फर्टिलाइजेशन करना और सारा कुछ काम करना। करेक्ट? यस और नो? ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप स्टडी करेंगे गैमेटोजेनेसिस, यानी कि गैमीट फॉर्मेशन सीखेंगे, और उसके लिए हमें थोड़ा सा प्रकाश डालना पड़ेगा मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पे। सो नाउ हियर फर्स्ट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. द कलेक्टिव टर्म इज एंड्रोशियम. करेक्ट? तो यहाँ पे मैं आपको डायग्रामेटिकली सारा कुछ दिखाऊंगी, फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में समझाऊंगी, ताकि आपका क्विक क्रिस्प कम टाइम में अच्छा बेहद क्वालिटी वाला रिवीजन हो सके। जरूरी नहीं है कि हर चैप्टर को 6-6, 8-8 घंटे कंटिन्यूअस पढ़ोगे तभी चीजें अच्छे समझ में आएंगी। कभी कभार कम समय में भी ज्यादा चीजें समझ में आ सकती हैं। करेक्ट? तो ये हमारा हो गया बेटा मेल सेक्स ऑर्गन, जिसके टिपिकली 3 पार्ट आपको दिखाई दे रहे होंगे। कैसे? एक लंबी सी डंडी स्टॉक जिसे फिलामेंट कहते हैं। फिलामेंट के ऊपर यानी डिस्टल एंड पे बेटा हमें 2 लोब्स दिखाई दे रहे हैं। ईच लोब को हम एंथर कहते हैं। एंथर वो मेन पार्ट है स्टेमिन का जहां एक्चुअली मेल गेमीट पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा, और पोलन ग्रेन के अंदर ही हम बेटा अपने मेल गेमीट अभी तैयार करेंगे। दोनों लोब्स को आपस में कनेक्ट करता है कनेक्टिव, राइट? तो जरा एंथर की डिटेल्ड चर्चा कर लें, क्योंकि एंथर ही हमारा वो मेन पार्ट है जहां हमें मेल गेमीट कैरिंग बॉडी पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करवाना है। तो अगर मैं एक एंथर को ओपन करती हूं तो टिपिकली अ मैच्योर एंथर, बिल्कुल रेडी एंथर जिसके अंदर पोलन ग्रेन बनने को तैयार है, मैच्योर एंथर के पास सबसे पहले बेटा 4 वॉल लेयर्स होती है। आउटर मोस्ट को कहते हैं एपिडर्मिस। क्योंकि आउटर मोस्ट है तो इसका काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन। करेक्ट? इसके नीचे एक और लेयर ऑफ सेल है, वो भी प्रोटेक्टिव है, पर उसके अलावा उसके पास एक और इंपॉर्टेंट काम है, एंडोथीशियम कहते हैं। इसका बेटा मेन काम होता है कि जब भी एंथर के अंदर पोलन ग्रेन तैयार हो जाए तो एंथर फटे और पोलन ग्रेन सारे के सारे बाहर निकल के रिलीज हो जाए इन सर्च ऑफ द फीमेल पार्टनर। इसे कहते हैं डिहिसेंस, फटना एंथर का। तो जो एंडोथीशियम है वो एंथर के फटने में मदद करती है। एंडोथीशियम के ठीक नीचे आती है 2 to 3 वॉल लेयर्ड मिडिल लेयर्स। ये भी मिडिल लेयर्स भी बेटा एंडोथीशियम और एपिडर्मिस के साथ मिलके एक प्रोटेक्टिव यूनिट बनाती है, साथ साथ डिहिसेंस में मदद करती है, राइट? अब एंडोथीशियम के अंदर आता है सबसे इंपॉर्टेंट लेयर, द इनर मोस्ट वॉल लेयर, टैपिटम। तो टैपिटम थोड़ी सी स्पेशल है, देख लो भाई। इनर मोस्ट लेयर है। वैसे तो अगर देखें पूरा का पूरा एंथर डिप्लॉइड है, 2 कंप्लीट सेल से, सेट ऑफ क्रोमोसोम से बना है, पर अगर हम टैपिटम के सेल्स देखेंगे बेटा तो ये पॉलीप्लॉइड होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। हर एक सेल के पास एक से अधिक न्यूक्लियस भी देखा गया है, जिसकी वजह से इनके पास हाई अमाउंट ऑफ डीएनए होता है। प्लस इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन। किसको? इनके ठीक नीचे हमारे पोलन ग्रेन डेवलप करते हैं। तो पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन देने की जिम्मेदारी टैपिटम के सेल्स की है। करेक्ट? तो
तो आई होप आपको सबसे पहले चारों वॉल लेयर्स एंथर की समझ में आई होंगी। अब थोड़ा सा मैं इस पोर्शन को एक्सपोज करके और बड़ा बनाकर दिखाती हूं। इतने पोर्शन को मैं मैग्नीफाई करके आपको यहां पर कहीं दिखाती हूं, राइट। तो कैसा हाल था, ऐसा। ये एक पोर्शन दिखाया है मैंने एंथर का, जिसके पास आउटर मोस्ट लेयर के नाम पे एपिडर्मिस है ना। उसके अंदर एंडोथीशियम है, राइट। उसके अंदर 2 to 3 वॉल लेयर्ड मिडिल लेयर्स हैं, और सबसे अंदर हमारे पास प्रोटेक्टिव लेयर है, किसकी, टैपेटम की। ये सारे सेल्स टैपेटम के हैं, जिनका क्या नेचर है, इनर मोस्ट पॉलीप्लॉइड मल्टीन्यूक्लिएट हाई डीएनए कंटेंट, करेक्ट। अब बेटा ये सेल्स के नीचे यहां पर हमारे पोलिन ग्रेन्स डेवलप करते हैं। तो ये क्या है हमारे, अभी दिखाऊंगी कैसे बने, माइक्रोस्पोर, जिन्हें हम पोलिन ग्रेन्स कहते हैं। इनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना, इनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी आपके टैपेटम के सेल्स की होती है, करेक्ट, यस और नो। अब मुद्दा है ये जानना कि आखिरकार ये पोलिन ग्रेन माइक्रोस्पोर बना कैसे, हाउ डिड इट फॉर्म। तो चलो देखते हैं भाई ये कैसे बना होगा। ओके, तो देखो अभी मैम ने सारी चीजें बता दी, पर किस फॉर्म में, सिर्फ और सिर्फ डायग्राम, पॉइंट्स के फॉर्म में, फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में। ऐसे ही हम पूरा चैप्टर स्टडी करेंगे यहां पर। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। अब देखो बेटा पोलिन ग्रेन कैसे बना, माइक्रोस्पोर कैसे बना। तो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इनसाइड द एंथर, इस प्रोसेस को बेटा हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या है इसका मतलब, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल by the mechanism of meiosis inside the anther। अब देखो क्या होता है, तो बेटा ये मान लो मेरा एंथर था, ठीक। टिपिकली एंथर बेटा बाइलोब्ड होता है, एक लोब दो लोब। तो एंथर कैसा है, बाइलोब्ड, दोनों लोब को बीच से कनेक्टिव ने पकड़ रखा है, राइट। आपको मैंने चारों वॉल लेयर्स इसकी दिखा दी। अब हर लोब में दो दो चेंबर्स हैं, 2 थीकास या चेंबर कह सकते हो। तो ओवरऑल कितनी चेंबर हो गई, हर लोब में अगर 2 है तो 2 लोब में 4 चेंबर, 4 थीका हो गई। तो एंथर इज टिपिकली टेट्राथीकस, करेक्ट। इन थीकास, इन चेंबर्स के अंदर, जरा इन चेंबर्स को बाहर निकालते हैं। इन चेंबर्स के अंदर बेटा डेवलप होते हैं डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। तो ये क्या है, डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, जो वक्त आने पे रिडक्शन डिवीजन यानी कि मियोसिस करते हैं, और हर एक माइक्रोस्पोर, ईच, इसको एमएमसी लिख देते हैं शॉर्ट में, ईच एमएमसी प्रोड्यूसेस, मियोसिस 1 से 4 बनाती है, 4 यानी माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा। सो ईच एमएमसी प्रोड्यूसेस माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो ये 1 2 3 4, ये हमारे एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 टेट्राड यानी 1 टेट्राड या 4 माइक्रोस्पोर बन गए। अब ये चारों माइक्रोस्पोर एक दूसरे से भी चिपके हुए हैं, तो ये कैलेज एंजाइम है, टैपेटम ही एंजाइम सेक्रीट करता है, कैलेज। तो कैलेज एंजाइम की मदद से ये चारों टेट्राड्स एक दूसरे से फ्री हो जाएंगे और इंडिपेंडेंटली, इंडिविजुअली डेवलप कर जाएंगे पोलिन ग्रेन में।
करेक्ट। अब जब इसके अंदर खूब सारे पोलिन ग्रेन भर जाएंगे, जब हर चेंबर में खूब खूब सारे पोलिन ग्रेन भर जाएंगे, तो आपका एंडोथीशियम मेजरली हेल्प करेगा एंथर को फटने में और पोलन ग्रेन्स के डिस्चार्ज में। करेक्ट। आई होप आपको ये पूरा मैकेनिज्म समझ में आ गया। तो इस पूरे प्रोसेस को यहां से लेके यहां तक, इसे बेटा बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो आप देख सकते हो कि आपको बेटा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इनसाइड द एंथर की मदद से पोलिन ग्रेन यानी माइक्रोस्पोर बन के मिल चुके हैं, मियोसिस के बाद मिले। तो पोलिन ग्रेन की प्लॉइडी क्या होगी? पोलिन ग्रेन्स के लिए क्या लिखोगे भाई? पोलिन ग्रेन्स हैप्लॉइड होते हैं। क्यों भला? मियोसिस के बाद बने। हैप्लॉइड यानी गैमेटोफिटिक बॉडी, इन्हें बेटा हम मेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये मेल गैमीट कैरिंग बॉडी है। अब हर पोलिन ग्रेन के अंदर हम एक मेल गैमीट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखेंगे। यूजली बेटा ये स्फेरिकल होते हैं, राउंड इन शेप होते हैं। 25 से 50 माइक्रोन्स के बीच में इनका साइज होता है। करेक्ट। स्टडी ऑफ पोलिन ग्रेन को पैलिनोलॉजी कहते हैं। अब जरा मैं आपको इन पोलिन ग्रेन्स को, इस स्ट्रक्चर को यहां पर डिटेल में दिखाती हूं। सो नाउ लेट्स स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ पोलिन ग्रेन। तो हेडिंग है हमारी स्ट्रक्चर ऑफ द मेल गैमेटोफाइट यानी कि पोलिन ग्रेन का। तो टिपिकली बेटा पोलिन ग्रेन एक प्लांट सेल है जिसके पास 2 वॉल लेयर्स है। करेक्ट। अंदर वाली वॉल लेयर को इंटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटाइन कहते हैं। जो कि कैसी है? सबसे पहले तो इनर मोस्ट है, अंदर की लेयर है पोलिन ग्रेन की। दूसरा पूरी है यानी कंटिन्यूअस है, बीच में कहीं से भी कटी पटी नहीं है। तीसरा बनी सेल्यूलोज और पेक्टिन की होती है, तो इट्स पेक्टोसेल्यूलोसिक। राइट। अब इसके बाहर बेटा एक डिसकंटिन्यूअस टफ लेयर स्पोरोपोलिनिन की बनी हुई लेयर होती है जिसे हम एक्साइन कहते हैं। तो एक्साइन क्या है? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ पोलिन ग्रेन है, डिसकंटिन्यूअस है, बीच बीच में आपको ओपनिंग्स दिखाई दे रही हैं। इन ओपनिंग्स को हम जर्म पोर कहते हैं। जैसे बेटा इंटाइन सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी हुई है, वैसे ही एक्साइन हमारी स्पोरोपोलिनिन की बनी है। याद रखना स्पोरोपोलिनिन टफेस्ट नोन सब्सटेंस है, हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है, जो किसी भी तरीके से डिसॉल्व या डिग्रेड नहीं किया जा सकता। फिर चाहे तुम उसे किसी केमिकल, एल्कली, किसी का भी ट्रीटमेंट दो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये कभी भी डिग्रेड, डिसअसेंबल नहीं होगा। करेक्ट। यस और नो? इसीलिए बीच में ओपनिंग्स दी गई हैं ताकि जरूरत पड़ने पे इंटाइन इस जर्म पोर के थ्रू बाहर आ सके और पोलिन ट्यूब बना सके। करेक्ट। यस और नो? इंटाइन और एक्साइन इन दोनों लेयर्स को मिला के एक कॉमन वर्ड दिया गया है, स्पोरोडर्म। यस और नो? करेक्ट। ओके। अब जरा इस पोलिन ग्रेन को मैं अगले पेज पे फिर बनाती हूं सो दैट चीजें हमारी और क्लियर होंगी। तो क्या क्या था इस पोलिन ग्रेन के पास? एक कंटिन्यूअस लेयर थी इंटाइन, उसके बाहर एक डिसकंटिन्यूअस लेयर थी एक्साइन। करेक्ट। जर्म पोर्स ओपनिंग्स प्रेजेंट थी। राइट। अब इसके अंदर इंटाइन के अंदर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसके अंदर फ्लूइड एनक्लोज्ड है। तो ये हमारी एक्साइन होगी, पूरी लेबलिंग देख लो।
फिर इंटाइन हो गई, उसके अंदर लिविंग मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन एनक्लोज करता है फ्लूइड जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म के पास अपना न्यूक्लियस होगा, राइट। अब ये जो इसका न्यूक्लियस है बेटा, इट विल अंडरगो एसिमेट्रिक माइटोसिस। एसिमेट्रिक माइटोसिस का क्या मतलब होता है? यानी कि अनइक्वल डिवीजन करेगा, यानी कि दो सेल बनेंगे, दोनों ही अलग अलग साइज के होंगे। एक बड़े साइज का बन जाएगा तो एक छोटे साइज का बेटा बन जाएगा। तो क्या हालात होंगे? ये इंटाइन थी हमारी, इसके बाहर डिसकंटिन्यूअस एक्साइन हो गई, अंदर लिविंग मेम्ब्रेन है, और अब फ्लूइड के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर दो सेल आ गए, एक बड़ा इरेगुलर शेप्ड विद मोर फूड मटेरियल, तभी तो बड़े साइज का हो गया, जिसे हम वेजिटेटिव सेल कहते हैं। तो ये कैसा है? लार्ज है। कैसा है? इरेगुलर शेप्ड है। क्यों बड़ा हो गया? मोर फूड रिजर्व के चक्कर में। और इसी के साइटोप्लाज्म में छोटा सा सेल फ्लोट करता है स्पिंडल शेप का, जिसे बेटा जेनरेटिव सेल कहते हैं। तो जेनरेटिव सेल कैसा है? स्मॉल, स्पिंडल शेप्ड, डेंस साइटोप्लाज्म है इसके अंदर। करेक्ट? yes or no? and floats in the cytoplasm of the larger vegetative cell. अब ये है बेटा इस पोलन ग्रेन की टू सेल्ड कंडीशन। जैसे ही ये कंडीशन अचीव होएगी 60% ऑफ एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज में यहीं पर डिहिसेंस हो जाएगा, एंथर फट जाएगा और पोलन ग्रेन डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी पॉलिनेशन हो जाएगा इन सर्च ऑफ इट्स फीमेल पार्टनर। तो 60% एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज में टू सेल्ड कंडीशन में ही सारा काम हो जाता है। पर 40% का क्या? तो याद रखना, रिमेनिंग 40% में बेटा ये जो जेनरेटिव सेल है ये भी माइटोसिस करके दो नॉन मोटाइल मेल गैमीट बना लेगा, उसके बाद डिहिसेंस होगा। अब हो गई 3 सेल्ड कंडीशन। देखो कैसे, तो अभी हमारे पास इंटाइन थी, इंटाइन के बाहर डिसकंटिन्यूअस एक्साइन था, अंदर मेम्ब्रेन थी। अब मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड में एक तो हमारे पास बड़ा सेल था जिसे हम वेजिटेटिव सेल कह रहे थे, और अब हमारे पास दो मेल गैमीट भी बन गए एसिमेट्रिक माइटोसिस की मदद से। तो 40% में आप देख सकते हो 3 सेल बन गए। कैसे? 1 2 3, यहां पे 2 ही सेल थे, राइट। अब इस 3 सेल्ड कंडीशन को बेटा हम कंप्लीट मैच्योर मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। अब हमने पोलन ग्रेन देख लिया भाई, हमारा पूरा हमने पोलन ग्रेन स्टडी कर लिया। 2-4 टर्मिनोलॉजीज में आपको पोलन ग्रेन से रिलेटेड बता देती हूं। तो पोलन ग्रेन सबसे पहले कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जैसे चिनोपोडियम, पार्थीनियम, एमेरांथस, जिनके पोलन ग्रेन बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं एलर्जी कॉज करने में। बहुत सारे लोग होते हैं जो इन पोलन ग्रेन्स के सेंसिटिव होते हैं, उनको इन पोलन ग्रेन्स के कांटेक्ट से आने से एस्थमा ट्रिगर हो जाएगा अगर वो एस्थमा के पेशेंट्स हैं। ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस यानी कि पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट फूल सूज जाएगा, स्नीजिंग, कॉफिंग, स्किन रेडनेस, ये कॉमन इसके सिम्टम्स हैं। करेक्ट। इसके अलावा कुछ स्पीशीज के पोलन ग्रेन्स बहुत हेल्दी होते हैं, न्यूट्रिएंट रिच होते हैं, इसीलिए पोलन ग्रेन्स को यूज किया जाता है इनसे न्यूट्रिएंट एक्सट्रैक्ट करके
टैबलेट्स बनाई जाती हैं, सिरप्स बनाई जाती हैं जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, और जो एथलीट्स हैं या जो हॉर्सेस हैं उनको दिए जाते हैं ये टैबलेट्स फॉर इंक्रीजिंग देयर परफॉर्मेंस। फॉर लॉन्ग रन अगर हमें पोलन ग्रेन्स को स्टोर करना है, कंजर्व करना है, तो हम एट वेरी लो टेम्परेचर लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस में चाहे तो पोलन ग्रेन को स्टोर कर सकते हैं पोलन बैंक्स में फॉर फ्यूचर यूज। करेक्ट? yes or no? पोलन एलर्जी, पोलन टैबलेट्स एंड पोलन बैंक। अब बेटा आगे चलते हैं। तो मेल गैमीट इन शॉर्ट आपने एक स्टेप कर लिया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, गैमिटोजेनेसिस। आपने बेटा मेल गैमीट कैसे बनता है ये सीख लिया। तो मेल गैमीट बनाने के लिए सबसे पहले आपने मियोसिस करी, तब आपको पोलन ग्रेन मिला, और फिर पोलन ग्रेन के अंदर माइटोसिस करी, तब जाके आपको मेल गैमीट मिला। तो एक मेल गैमीट बनाने के लिए एक मियोसिस एक माइटोसिस लगेगी। ओके, वेरी गुड। अब इसके आगे सीखते हैं अगला टॉपिक, मेगास्पोरोजेनेसिस, यानी कि फीमेल गैमीट कैसे बनाए। तो अगली हेडिंग है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ये हमारा हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। टिपिकली सिंगल को कार्पल कहते हैं, ग्रुप ऑफ कार्पल्स टुगेदर आर नोन एज गाइनोशियम। इसके 3 पार्ट हो सकते हैं बेटा, टॉप मोस्ट स्टिग्मा, कनेक्टिंग पाइप, स्टाइल, स्वलन बेस, ओवरी। स्टिग्मा बेसिकली बेटा लैंडिंग प्लेस है जहां पे पोलन ग्रेन्स आके लैंड करेंगे। स्टाइल कनेक्टिंग ट्यूब है जो कि स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करती है, और ओवरी स्वलन बेस है जो फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट बनाने में मदद करता है। ओवरी के अंदर ही सारा झमेला है। तो जरा आओ इस ओवरी को हम माइक्रोस्कोप के नीचे लगाकर देखते हैं। तो बेटा बेसिकली ये रही मेरी ओवरी। करेक्ट? ओवरी के अंदर होती है कैविटी, जिसे हम कहते हैं, ये मेरी ओवरी हो गई, मैंने इसको बड़ा करके दिखा दिया, और ये इसके अंदर की कैविटी हो गई जिसे हम ओवेरियन कैविटी कहते हैं। इस ओवेरियन कैविटी में मौजूद है प्लासेंटा, कुशन लाइक स्ट्रक्चर, जिससे अटैच्ड होते हैं या तो एक या एक से अधिक ओव्यूल्स। ओव्यूल्स आर ऑल्सो नोन एज, इन्हें बेटा हम मेगास्पोरेंजियम नाम से भी बुला सकते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज मेगास्पोरेंजियम। करेक्ट? यस। अब मुद्दा सारा का सारा ओवरी में नहीं, ओव्यूल में छुपा हुआ है। तो अगर अभी हमने ओवरी को बड़े होके देखा, तो आओ अब हम ओव्यूल को बड़ा करके देखते हैं और देखते हैं क्या इसमें ऐसी कहानी है। तो ओव्यूल को अगर हम देखते हैं तो यहां मैं आपको मोस्ट कॉमन टाइप जो 80% एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज में देखने को मिलता है, वैसा ओव्यूल बना के दिखा रही हूं। एनाट्रोपस ओव्यूल, इन्वर्टेड ओव्यूल दिखा रही हूं। तो ये हो गया हमारा मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल, इन्वर्टेड एनाट्रोपस ओव्यूल। ठीक, इन्वर्टेड क्यों है, कैसे देखोगे बताती हूं अभी। तो सबसे पहले बेटा याद रखना कि ओव्यूल्स के अराउंड जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है, ये पूरा ओव्यूल है, इसके अराउंड आपको 2 लेयर दिख रही है प्रोटेक्टिव कवरिंग के फॉर्म में। इन प्रोटेक्टिव कवरिंग्स को बेटा हम इंटेग्यूमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इस प्रोटेक्टिव कवरिंग को? इंटेग्यूमेंट कहते हैं। इंटेग्यूमेंट अपने अंदर न्यूट्रिटिव मास ऑफ सेल को एनक्लोज करता है,
जिसे हम न्यूसेलस भी कहते हैं। करेक्ट। टिपिकली आपको एक ओपनिंग दिखाई देगी, एक रास्ता दिखाई देगा, इस ओपनिंग को माइक्रोपाइल कहते हैं। राइट। अब जरा वापस से इस पीछे वाले डायग्राम पे आओ, तो आपको ये ओव्यूल दिख रहा है ना, ये प्लासेंटा है, एक डंडी भी दिख रही होगी। इस डंडी को, जो कि ओव्यूल को आपके प्लासेंटा से अटैच करता है, इस स्टॉक को बेसिकली बेटा हम फ्यूनिकल कहते हैं। सो दिस इज द स्टॉक फ्यूनिकल। राइट। अब एक चीज और गौर से देखो, जहां फ्यूनिकल ने ओव्यूल को टच किया हुआ है, दैट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट वेयर फ्यूनिकल इज टचिंग द ओव्यूल, इस पॉइंट को हाइलम कहते हैं। तो यहां कहीं हमारा हाइलम होगा। ठीक है। अभी अगर तुम इस डायग्राम पे गौर करोगे बेटा, तो माइक्रोपाइल, ओपनिंग और फ्यूनिकल एकदम नजदीक नजदीक है। तो ऐसे ओव्यूल जहां आपको ओपनिंग, माइक्रोपाइल, स्टॉक, फ्यूनिकल बिल्कुल नजदीक नजदीक दिखे, ऐसे ओव्यूल को कहते हैं एनाट्रोपस इन्वर्टेड ओव्यूल। करेक्ट। तो आप देख सकते हो माइक्रोपाइल फ्यूनिकल एकदम नजदीक नजदीक है, ये हो गया हमारा इन्वर्टेड ओव्यूल। आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया। माइक्रोपाइल के ठीक ऑपोजिट, ये तो टॉप मोस्ट पोर्शन हो गया हमारे ओव्यूल का, इसके ठीक ऑपोजिट हमारे पास बेस ऑफ द ओव्यूल है, जिसे चैलिजा कहते हैं। क्या कहते हैं? चैलिजा कहते हैं। तो ये इन्वर्टेड ओव्यूल है, जिसकी वजह से आपको जो चीज ऊपर होनी चाहिए थी वो नीचे दिखाई दे रही है, यानी कि माइक्रोपाइल, और जो चीज एक्चुअली नीचे होनी चाहिए थी, चैलिजा, वो ऊपर दिखाई दे रहा है। ये इन्वर्टेड क्यों है? क्योंकि यहां पर माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल के बीच का डिस्टेंस बिल्कुल मिनिमम है, बिल्कुल नजदीक नजदीक हैं ये दोनों। आई होप यहां पर सबको ये बेसिक सा ओव्यूल का डायग्राम समझ में आ चुका होगा। अब मुद्दा है ओव्यूल के भी अंदर झांकने का। तो यहाँ पे हमारी गाड़ी खत्म नहीं होगी, यहाँ से हमारी गाड़ी शुरू होगी। तो अब मुद्दा है ओव्यूल के अंदर झांक के देखने का। तो जरा आओ इसका भी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये रहा बेटा हमारा ओव्यूल, मोस्ट कॉमन टाइप, दोबारा बता रही हूं, रिवाइज करा रही हूं, ध्यान से सुनो। इन्वर्टेड ओव्यूल, एनाट्रोपस ओव्यूल, जिसके अंदर मास ऑफ सेल भरा पड़ा है न्यूसेलस। ये इसकी ओपनिंग माइक्रोपाइल है, ये इसकी फ्यूनिकल है, ये चैलिजा है। करेक्ट। आई होप सबको इतना तो समझ में आ चुका है। तो ये हमारा मेगास्पोरेंजियम है, उर्फ ये हमारा ओव्यूल है। राइट। अब बेटा होता क्या है, न्यूसेलस का कोई एक सेल साइज में बड़ा होने लगता है टूवर्ड्स माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइल के तरफ का न्यूसेलस का कोई एक सेल साइज में बड़ा होने लगेगा, और अब इसे हम कहते हैं मेगास्पोर मदर सेल। राइट। इस मेगास्पोर मदर सेल को आओ भाई बाहर निकालो। इसके अंदर बेटा होती है रिडक्शन डिवीजन मियोसिस टू प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स। तो यहां बेटा आपके बने 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स, जिसमें से 3 ने काम करना बंद कर दिया, एक फंक्शनल रह गया। राइट। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। अब ये एक फंक्शनल मेगास्पोर 3 बार माइटोटिक डिवीजन जनरेशन करके, कंप्लीट फुल्ली डेवलप्ड फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, जिसे हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं। फीमेल तो मेल गैमेटोफाइट पोलन ग्रेन, क्योंकि वो मेल गैमीट कैरी करता है, वैसे ही फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक, जो कि फीमेल गैमीट कैरी करेगा।
करेक्ट, फीमेल गैमेटोफाइट। अब इस एम्ब्रियो सैक को जरा अंदर डिकोड करते हैं। तो ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक है विच इज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट। करेक्ट, क्या क्या है यहां पर? 3 चैलेजा की तरफ, अब क्योंकि ओव्यूल उल्टा है तो उसके अंदर एम्ब्रियो सैक भी उल्टा बन रहा है, तो ये चैलेजल पॉइंट है, ये माइक्रोपाइलर है। 3 चैलेजा की तरफ बेटा हमें एंटीपोडल्स मिलेंगे, माइक्रोपाइल की तरफ 3 सेल्स मिलेंगे मिला के, जिन्हें हम एग अपैरेटस कहते हैं। अभी इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बता दूंगी, क्वेश्चंस आते हैं। और सेंटर पे बिना साइटोकाइनेसिस के 2 न्यूक्लियाई मिलेंगे जो बाद में फ्यूज करते हैं। सबसे पहले इन्हें बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई which later fuses to form single large diploid cell central cell। तो ये है हमारा मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक which is also known as पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। क्या कहते हैं इसको? पॉलीगोनम। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इज पॉलीगोनम। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट बन गया। आई होप यहां तक सबको समझ में आया। तो हमारे पास 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर थे जिसमें से 3 तो बेकार हो गए, एक मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट हुआ, एक ही मेगास्पोर से सारा का सारा फीमेल गैमेटोफाइट तैयार हो गया। तो अब आप देख सकते हो फीमेल गैमेटोफाइट के पास एक एग है, तो यहाँ पे मेल गैमीट भी तैयार हो गया, फीमेल गैमीट भी तैयार हो गया। पर आगे चलूं इससे पहले मैं आपको एक छोटू से बॉक्स में एग अपैरेटस के बारे में कुछ बता दूं। तो एग अपैरेटस बेसिकली बेटा हमारा 3 सेल्ड 3 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है। which consist of 1 फीमेल गैमीट यानी एग and 2 supporting cells यानी कि 2 synergids। राइट, हर सिनर्जिड के पास बेटा अपनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें हम फिलीफॉर्म अपैरेटस कहते हैं। आगे इनका काम बताऊंगी क्यों इतने इंपॉर्टेंट है, क्यों यहां मैंने मेंशन किया। ये हमारा फीमेल गैमीट है, तो ये फीमेल गैमीट हो गया और ये 2 सपोर्टिंग सेल्स सिनर्जिड हो गए। करेक्ट, यस और नो? ओके, वेरी गुड। अब गैमेटोजेनेसिस हो चुका है, मेल फीमेल दोनों ही गैमीट हमारे हाथ में आ चुके हैं, वहां पोलन ग्रेन बन गया, यहाँ पे फीमेल गैमीट रेडी है। तो अब देर किस बात की है, अगले स्टेप पे आते हैं यानी कि ट्रांसफर। और ट्रांसफर के मैकेनिज्म को बेटा बोलते हैं पॉलिनेशन। तो क्या है पॉलिनेशन, कैसे डिफाइन करोगे? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, आइदर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। एंथर से स्टिग्मा में जाना है, मेल से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पास जाना है। अब चाहे ये काम एक ही फूल के अंदर हो, चाहे अलग अलग फूल के अंदर हो, तो अगर ये काम एक ही फूल के अंदर होता है तो उसे बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, और अगर अलग अलग फूल में होता है तो उसे बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो व्हाट इज पॉलिनेशन? ट्रांसफर ऑफ pollen grains from the anther to the stigma, right? अब इसे हम किस हिसाब से, डिपेंडिंग अपॉन कि भाई कहां ट्रांसफर हो रहा है, 2 टाइप का बना सकते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि ऑटोगैमी एंड क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि एलोगैमी। सेल्फ पॉलिनेशन का बेटा मतलब होता है कि हमारे पास एक ही फूल था, बाइसेक्सुअल है, मेल सेक्स ऑर्गन भी था उसके पास, और
फीमेल सेक्स ऑर्गन भी था, राइट, यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर था, यहां से पोलन ग्रेन निकले, यहीं पे लैंड कर गए। सो दिस इज सेल्फ पॉलिनेशन और ऑटोगैमी। अब बेटा एलोगैमी या क्रॉस पॉलिनेशन को हम फिर से दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एज गिटोनोगैमी टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन या फिर जीनोगैमी टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। तो सबसे पहली कंडीशन सेल्फ पॉलिनेशन बेटा करवाने की क्या है, दैट फ्लावर शुड बी बाइसेक्सुअल, है ना, बाइसेक्सुअल तो होना ही चाहिए। तो सबसे पहला डिवाइस या सबसे पहला रीजन या सबसे पहला एजेंट जो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करेगा वो है बाइसेक्सुअलिटी, क्योंकि भाई जब तक फ्लावर बाइसेक्सुअल नहीं होगा तब तक तुम ये काम कैसे करवाओगे, राइट। पर क्या अकेला बाइसेक्सुअलिटी सेल्फ पॉलिनेशन करवाने में सक्षम है? तो जवाब है नहीं। क्यों भाई? क्योंकि हो सकता है बाइसेक्सुअल होने के बावजूद दोनों ही सेक्स ऑर्गन अलग अलग टाइम पे मैच्योर कर रहे हो सकता है कि तुम्हारा जो एंथर है वो पहले मैच्योर करके पोलन ग्रेन रिलीज कर जाए, तब तक स्टिग्मा रेडी नहीं है रिसीव करने के लिए। तो बाइसेक्सुअलिटी के साथ साथ जो दूसरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया लगती है टू एंश्योर सेल्फ पॉलिनेशन इज होमोगैमी, यानी कि दोनों ही सेक्स ऑर्गन्स को सेम टाइम पे मैच्योर होना चाहिए, बाइसेक्सुअल भी हो फ्लावर और होमोगैमी भी दिखाए। जैसे एंथर रिलीज करे पोलन ग्रेन, स्टिग्मा रेडी है कि भाई आओ मेरे पे लैंड करो, काम करो। इसके अलावा तीसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन जो तुम्हारे ऑटोगैमी को प्रमोट करेगा है कि भाई ऐसे फूल होना जहां पे भले ही होमोगैमी ना हो पर स्कोप ही खत्म कर दो कि अंदर के पोलन ग्रेन बाहर जाएं, बाहर के पोलन ग्रेन अंदर आए। तो ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स में, यानी कि वो फ्लावर्स जो कभी खिलेंगे ही नहीं, वो फूल जो हमेशा बड के फॉर्म में ही रहेंगे। अब वो फ्लावर जो हमेशा बेटा बड के फॉर्म में अगर रहेंगे, अगर कभी खिलेंगे ही नहीं, तो क्या स्कोप है कि अंदर का पोलन ग्रेन बाहर रिलीज होएगा और बाहर का पोलन ग्रेन अंदर आएगा। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स जैसे वायोला, पैंजी, कोमेलाइना के केस में, ऑक्सालिस के केस में तो 100% अश्योर्ड श्योर शॉट सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन ही देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां तो कोई स्कोप है ही नहीं कि फूल खिलना ही नहीं है, अंदर के पोलन ग्रेन को बाहर जाना ही नहीं है और बाहर के पोलन ग्रेन को अंदर भी नहीं आना है, राइट। इसके अलावा एक और इवेंट है बड पॉलिनेशन, यानी कि फूल खिलेगा तो सही पर खिलने से पहले कली के फॉर्म में ही रह के पॉलिनेशन हो गया, राइट। तो ये हो गया हमारा सेल्फ पॉलिनेशन। तो क्या है सेल्फ पॉलिनेशन, अभी क्रॉस पे भी आऊंगी, तो पहले एक बार दोबारा सेल्फ पॉलिनेशन बता रही हूं, ध्यान से सुन लो समझ लो। तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, करेक्ट। इस काम को करने के लिए चार चीजें कंडीशन है। सबसे पहले तो भाई फूल को बाइसेक्सुअल होना चाहिए, जब तक दोनों सेक्स ऑर्गन एक फ्लावर में नहीं होंगे ये काम आप नहीं करवा सकते। पर उसके साथ साथ होमोगैमी भी चाहिए, यानी कि दोनों सेक्स ऑर्गन्स एक ही टाइम पे बड़े होए, ऐसा ना हो एंथर पहले रेडी होके पोलन ग्रेन निकल गया और तुम्हारी स्टिग्मा तैयारी नहीं है रिसीव करने के लिए। तीसरा श्योर शॉट 100% जो गारंटी करे सेल्फ पॉलिनेशन, क्लिस्टोगैमी, फूल ने खिलना ही नहीं है चाहे जो हो जाए। और चौथा है बड पॉलिनेशन, मटर में देखने को मिलता है जहां पर आपकी कली खिलेगी ही नहीं, कली के फॉर्म में रह के ही तभी अंदर पॉलिनेशन हो जाएगा और पॉलिनेशन होने के बाद ही फूल खिलता है, करेक्ट, यस और नो। अब आते हैं क्रॉस पॉलिनेशन की तरफ, जहां मैंने आपको दो कंडीशन लिखवाई है, गिटोनोगैमी एंड जीनोगैमी। तो बेटा सबसे पहले क्रॉस पॉलिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है
यूनिसेक्सुअलिटी, है ना। मान लो किसी फूल में दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट ही नहीं है, या तो वो पिस्टिलेट फ्लावर है या तो वो स्टैमिनेट फ्लावर है। अब अगर दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है ही नहीं तो घंटा सेल्फ पॉलिनेशन होगी। कहां से सेल्फ पॉलिनेशन यार हो जाएगी, तो क्रॉस का ही स्कोप है, करेक्ट। अब यूनिसेक्सुअलिटी में आपको पढ़ाया गया है दो कंडीशंस होती हैं, मोनोइशियस एंड डायोशियस। मोनोइशियस का मतलब होता है बेटा कि फूल तो अलग अलग है, बट बोथ द फ्लावर्स आर बोर्न ऑन द सेम प्लांट बॉडी। तो एक आपका मेल फ्लावर है, एक आपका फीमेल फ्लावर है, तो फ्लावर अलग अलग है, यूनिसेक्सुअल कंडीशन है। पर यूनिसेक्सुअल में मोनोइशियस कंडीशन है, यानी कि बोथ द फ्लावर्स मे बी डिफरेंट बट बोर्न ऑन द सेम प्लांट बॉडी। अब यहां का पोलन ग्रेन निकल के अपनी ही स्टिग्मा पे लैंड कर जाए तो है तो क्रॉस पॉलिनेशन। इस काम को कराने के लिए एजेंट्स की तो जरूरत पड़ेगी, पर क्या ये प्योर क्रॉस पॉलिनेशन है? क्या इस प्रोसेस से बनने वाला जो नया ऑफस्प्रिंग होगा, क्या ये जेनेटिकली अपने पेरेंट्स का आइडेंटिकल नहीं होगा? होगा ही, सेल्फ पॉलिनेशन की तरह होगा, क्योंकि जीन्स तो इसको मम्मी पापा से मिल रहे हैं और दोनों एक ही पौधे पे हैं। तो जो पापा के जीन्स हैं वही मम्मी के जीन्स हैं, वही इस बच्चे के जीन्स आ गए। तो ये प्योर क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता गिटोनोगैमी। पर अगर हम जीनोगैमी की बात करें, जैसे डेट पाम में, पपाया में, वहां ना तो सिर्फ फूल अलग अलग होता है, एक मेल एक फीमेल, बट दे बोथ आर बोर्न ऑन टू डिफरेंट बॉडीज ऑल्सो। और इस कंडीशन को बेटा हम डायोशियस कंडीशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसे हम डायोशियस कहते हैं। तो यहां का पोलन ग्रेन यहां की स्टिग्मा पे आके लैंड करेगा। सो दिस इज प्योर क्रॉस पॉलिनेशन, दिस इज मिक्स क्रॉस एंड सेल्फ पॉलिनेशन, दिस इज प्योर सेल्फ पॉलिनेशन। राइट, अंडरस्टूड। चलो, अब ये तो हो गया हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन की। तो क्रॉस पॉलिनेशन के केस में काम को कराने के लिए, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर कराने के लिए एजेंट की जरूरत पड़ती है। अब अगर एजेंट की जरूरत बेटा पड़ेगी तो वो एजेंट दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो आपके एबायोटिक एजेंट, जिसमें दो ऑप्शन आते हैं, विंड पॉलिनेशन व्हिच इज साइंटिफिकली कॉल्ड एज एनिमोफिली, एंड वाटर पॉलिनेशन व्हिच इज साइंटिफिकली कॉल्ड एज हाइड्रोफिली। इसके अलावा मोर अश्योर्ड पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं बायोटिक, यानी कि जूफिली, जिसमें हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं। इंसेक्ट से पॉलिनेशन करा लो, बैट से करा लो, बर्ड्स से करवा लो, स्नेक्स से करवा लो, चींटियों से करवा लो, या फिर स्नेल्स वगैरह से करवा लो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अलग अलग जानवर, हाथी, गोरिल्ला, छिपकली, सब पॉलिनेशन करने को तैयार बैठे हैं, किसी से भी करवा लो। इंसेक्ट से अगर कराते हैं देन दिस इज नोन एज एंटीमोफिली। बैट से करवाते हैं देन दिस इज नोन एज काइरेप्टेरोफिली। बर्ड्स से कराते हैं देन दिस इज नोन एज ऑर्निथोफिली। स्नेक से करवाते हैं देन दिस इज नोन एज ऑफियोफिली। स्नेल्स से करवाते हैं देन दिस इज नोन एज बेटा मैल्कोफिली। तो ये अलग अलग टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन है। आई होप इतना सबको यहां तक क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। तो थोड़ा जरा हम इन एजेंट्स पे भी प्रकाश डाल लेते हैं। राइट, सबसे पहले शुरू करते हैं हम हमारा एनिमोफिली, यानी कि विंड पॉलिनेशन। इट इज मोस्ट कॉमन इन मोनोकॉट फैमिलीज, जैसे कि पोएसी में।
यहाँ पर हवा की मदद से क्योंकि बेटा पॉलिनेशन हो रहा है, तो पोलन ग्रेन्स हल्के होते हैं ताकि हवा में उड़ सके, नॉन स्टिकी होते हैं, आपस में चिपक चिपक जाएंगे तो उड़ेंगे कैसे, तो पोलन ग्रेन्स आर नॉन स्टिकी एंड लाइट इन वेट। इनके केस में बेटा फूल बड़े ही भले ही छोटा छोटा हो, पर यूजली फ्लावर्स आर बोर्न इन ग्रुप, इनफ्लोरेसेंस में पैक्ड होते हैं, और हर फूल की स्टिग्मा एक्सपोज्ड होती है, एंथर भी एक्सपोज्ड होता है, ताकि फटाक से एंथर पोलन ग्रेन रिलीज करे तो हवा कैप्चर कर ले, स्टिग्मा भी फेदरी कैप्टिवेटिंग होता है ताकि पोलन ग्रेन्स को फटाक से हवा से ले सके। तो यहां पर फ्लावर्स आर स्मॉल, छोटे छोटे होते हैं, बट बोर्न इन इनफ्लोरेसेंस, गुच्छे में आते हैं। स्टेमन एंड स्टिग्मा आर एक्सपोज्ड, स्टेमन्स एंड स्टाइल यानी स्टिग्मा आर एक्सपोज्ड। करेक्ट, यस और नो? तो ये कुछ फीचर्स हैं जो हमें विंड पॉलिनेटिंग प्लांट्स के लिए याद रखने होंगे। वैसे ही अगर हम बात करें यहाँ पे वाटर पॉलिनेशन की, तो याद रखना एक चीज बेटा, सॉरी, वाटर लीस्ट प्रेफर्ड, आई एम सो सॉरी, वाटर बेटा वाटर हमारा बेसिकली लीस्ट प्रेफर्ड एजेंट होता है। इनफैक्ट, सो सॉरी गाइस, एक्चुअली मेरे को ना ट्रबल है, इफ आई स्टार्ट स्नीजिंग, अगर मुझे छींक आना शुरू हो जाती है तो मेरी रुकती नहीं है, और इसे साइनस कहते हैं, तो थोड़ा थोड़ा मुझे फिनोटिपिक साइनस है। ओके, तो वाटर जो है वो हमारा लीस्ट प्रेफर्ड एजेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं होती, अगर मान लो पोलन ग्रेन्स पानी में आ भी जाते हैं तो वो तो वो 100% अश्योर नहीं करते, कि पॉली 100% तो कोई भी नहीं करता, फिर भी इनसे रेयर है, मतलब स्कोप ऑफ सक्सेस इज वेरी वेरी लो। अगर प्लांट हमारा वाटर से दिस इज द मोस्ट ट्रबलिंग डिजीज, सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है ये, कि आप कहीं भी खड़े हो और अगर आपको छींके शुरू हो गई तो जब तक 100 छींक नहीं आती आप रुकते नहीं हो। ओके फाइन, तो वाटर लीस्ट प्रेफर्ड एजेंट मैं आपको बता रही थी, इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली 30 मोनोकॉट्स जेनेरा। इनफैक्ट जो खुद एक्वेटिक प्लांट्स है जैसे वाटर लिली, वाटर हाइसिंथ, ये खुद भी बेटा पानी से पॉलिनेट नहीं होना चाहते, ये विंड या इंसेक्ट को प्रिफर करते हैं पॉलिनेशन के लिए। they either prefer wind or they prefer insect for pollination, ये वाटर को इस्तेमाल नहीं करते। अब डिपेंडिंग अपॉन कि कहाँ पॉलिनेशन हो रहा है, पानी के अंदर, तो उसे बोलते हैं हाइपोहाइड्रोफिली, या फिर पानी के ऊपर जिसे बोलते हैं एपीहाइड्रोफिली। करेक्ट, हाइपोहाइड्रोफिली का एग्जाम्पल है जोस्टेरा, कॉमनली कॉल्ड एज मरीन सी ग्रास। एपीहाइड्रोफिला का एग्जाम्पल है, हाइड्रोफिली का एग्जाम्पल है वैलिसनेरिया, जिसे कॉमनली हम टेप ग्रास कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? कॉमनली टेप ग्रास कहते हैं, राइट। तो ज्यादा कॉमन जो तरीका है वो है बेटा बायोटिक एजेंट्स।
मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से पॉलिनेशन करवाना। तो यहाँ एक ट्रिक है, अगर प्लांट को लिविंग एजेंट्स की मदद से पॉलिनेशन करवाना है तो एक चीज का ध्यान रखना होगा कि अपने फ्लावर्स को अट्रैक्टिव बनाना होगा। एक चीज का ध्यान रखना होगा, यानी कि अपने फ्लावर्स को अट्रैक्टिव बनाना होगा, ब्यूटीफुल बनाना होगा, फुल ऑफ सेंट बनाना होगा। क्यों? ताकि बायोटिक एजेंट्स उनसे अट्रैक्ट हो सके, उनकी तरफ आए। पर सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि खूबसूरती का ढिंडोरा का डंका एक या दो ही दिन पिट सकता है, फिर तो आपकी क्वालिटीज की बात होने लग जाएगी, हाँ या ना, राइट। तो फिर ये फूल भले ही जितने भी खूबसूरत हो जाएं, टिल द टाइम ये आने वाले पॉलिनेटिंग एजेंट को रिवॉर्ड नहीं देते, दोबारा वो पॉलिनेटिंग एजेंट खूबसूरती को देखते हुए तो अट्रैक्ट नहीं होगा। तो बायोटिक एजेंट से अगर बेटा प्लांट को पॉलिनेट होना है तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि भाई खूबसूरती होनी चाहिए फूल में, फुल ऑफ नेक्टर होना चाहिए ताकि खुशबू सूंघते सूंघते ही इंसेक्ट उसकी तरफ आ जाए, और साथ साथ रिवॉर्ड देना पड़ेगा। अब चाहे रिवॉर्ड तुम किस फॉर्म में दे रहे हो वो तुम पे डिपेंड करता है, सेफ प्लेस टू ले एग्स, या फिर फूड के फॉर्म में, या फिर नेक्टर के फॉर्म में, करेक्ट। तो पॉलिनेटिंग बायोटिक एजेंट्स के जो फीचर्स होंगे, जो प्लांट्स बायोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद से जो पॉलिनेट होंगे, उसमें सबसे पहला क्या है फीचर, फ्लावर्स शुड बी लार्ज, ब्राइटली कलर्ड, फुल ऑफ सेंट, खुशबूदार, ताकि इंसेक्ट सूंघता ही चला है उसकी तरफ। दूसरा, प्लांट को रिवॉर्ड देना पड़ेगा, नीड टू रिवॉर्ड इट्स पॉलिनेटर, तभी काम चलेगा। अपने पॉलिनेटर्स को रिवॉर्ड देना पड़ेगा, आइदर इन द फॉर्म ऑफ फूड और safe place to lay eggs or in the form of nectar. Safe place to lay eggs or in the form of nectar. ठीक है, yes or no? सेफ प्लेस टू ले एग में हम दो एग्जाम्पल स्टडी करते हैं, फिकस एंड उसकी फिग वैस्प, फिकस कह रही हूँ, फिग एंड फिग वैस्प, एंड सेकंड हो जाएगा युक्का विद युक्का या अमोर्फोफैलस विद इट्स मॉथ। कौन सा मॉथ होता है उनके लिए? उनके लिए होता है प्रोनुबा मॉथ। तो ये जो फिग वैस्प है या प्रोनुबा मॉथ है, ये अपने रिस्पेक्टिव फ्लावर्स के अंदर जाके अपने अंडे दे आती हैं, और जब भी अंडे दे के बाहर लौटती हैं तो ये अपने प्लांट को पॉलिनेट कर देती हैं, और इनके बीच में रहता है म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन। म्यूचुअलिस्टिक यानी कि व्हेन बोथ द स्पीशीज आर इक्वली बेनिफिटिंग ईच अदर, करेक्ट? यस और नो? ओके, तो ये तो हो गया बेटा हमारा पॉलिनेशन की बात। अब एक कदम आगे चलते हैं, पॉलिनेशन करवा दिया, पॉलिनेशन की चर्चा कर ली। अब जैसे ही हमारा पॉलिनेशन होएगा उसके बाद पोलन ग्रेन मान लो आपकी स्टिग्मा पे लैंड कर चुका है। नाउ व्हेन योर पोलन ग्रेन हैज लैंडेड ऑन द स्टिग्मा, तो आता है हमारा अगला इंपॉर्टेंट हेडलाइन, पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। जरा इसको भी डायग्राम की मदद से ही समझते हैं और बड़ी खूबसूरती से। तो हमारे पास ये है, अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का काम खत्म, अब सारी बात फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की होगी। तो अब ये स्टिग्मा था, ये स्टाइल है, ये स्वलन बेस ओवरी है, जिसके अंदर इन्वर्टेड ओव्यूल रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? इन्वर्टेड ओव्यूल विद 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक, है ना? अब पॉलिनेशन की मदद से फिर चाहे जो भी एजेंट लगा हो, पोलन ग्रेन हमारा यहां पर
लैंड कर चुका है। ठीक, अब आगे क्या होगा? जैसे ही पोलन ग्रेन आपकी स्टिग्मा पे लैंड करता है, पोलन ग्रेन और पिस्टिल, पिस्टिल यानी कार्पल के बीच में शुरू हो जाता है एक्सचेंज ऑफ केमिकल डायलॉग। यानी कि अब ये पिस्टिल सबसे पहले टेस्ट करती है कि क्या जो पोलन ग्रेन आया है क्या वो राइट टाइप का है, ऐसा ना हो कंपैटिबिलिटी टेस्ट में फेल हो जाए। तो सबसे पहले जो भी पोलन ग्रेन लैंड करेगा आपकी स्टिग्मा पे, there will start the pollen pistil interaction through the exchange of certain chemical dialogues। तो यहां पर अब क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ केमिकल डायलॉग्स किसके बीच में? बिटवीन पोलन ग्रेन एंड पिस्टिल। तो पोलन ग्रेन एंड पिस्टिल के बीच में एक्सचेंज ऑफ केमिकल डायलॉग होना शुरू हो जाएगा, यानी कि कंपैटिबिलिटी टेस्ट। क्या कर रहे हैं यहां पे? कंपैटिबिलिटी टेस्ट चल रहा है। जैसे ही हमारा पोलन ग्रेन इस कंपैटिबिलिटी टेस्ट को पास करेगा, वैसे ही पोलन ग्रेन की जो इंटाइन है वो जर्म पोर के थ्रू बल्ज आउट कर जाएगी, पोलन ट्यूब बना लेगी। साथ ही साथ दो में से कोई एक सिनर्जिड भी डीजेनरेट कर जाएगा, खत्म हो जाएगा और केमिकल सेक्रीट करना शुरू हो जाएगा। तो एज soon as pollen grain, भी डायग्राम की मदद से भी समझाऊंगी, passes the test, इसकी जो इंटाइन है बल्ज आउट करेगी जर्म पोर के थ्रू, बल्जेस आउट टू फॉर्म पोलन ट्यूब। पैरेलली यानी कि साथ साथ वन ऑफ द सिनर्जिड ऑल्सो डीजेनरेट। तो दो में से एक सिनर्जिड भी डीजेनरेट हो जाएगा, केमिकल सेक्रीट करने लगेगा। इस केमिकल का काम है कि बढ़ते हुए पोलन ट्यूब को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। इसे बोलते हैं कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। तो पोलन ट्यूब विल शो कीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रॉपिक मूवमेंट यहां पर हमारा पोलन ट्यूब दिखाएगा। करेक्ट। अब जरा एक छोटू सा डायग्राम में इसका बड़ा करके आपको यहां दिखाऊंगी। तो ये मेरी पोलन ट्यूब थी जो बाहर, सॉरी ये मेरी इंटाइन थी जो बाहर बल्ज आउट कर गई जर्म पोर के थ्रू, और ये बाकी मेरी एग्जाइन है। राइट। अब पोलन ट्यूब के अंदर, इंटाइन के अंदर क्या था? साइटोप्लाज्म था। तो वो पोलन ट्यूब की टिप पे आ जाएगा। और कितने सेल थे? 60% ऑफ द फैमिलीज में डिहिसेंस हुआ था 2 सेल्ड स्टेज पे। तो जिसमें से एक सेल हमारा क्या था? जेनरेटिव सेल, एक था वेजिटेटिव सेल। तो बड़ा वाला वेजिटेटिव सेल पीछे लग जाएगा और उसके पीछे आएगा जेनरेटिव सेल। ठीक। तो ऐसे अब ये पोलन ट्यूब आगे बढ़ रही है। मीनवाइल जैसे ही ये पोलन ट्यूब कीमोट्रोपिज्म केमिकल के रिस्पॉन्स में स्टाइल के थ्रू बढ़ रही होती है, ये जेनरेटिव सेल डिवाइड कर जाएगा एंड विल प्रोड्यूस 2 मेल गैमीट। तो अगला पॉइंट क्या होगा? जेनरेटिव सेल डिवाइड्स माइटोटिकली टू प्रोड्यूस 2 मेल गैमीट्स। तो यहाँ पे 2 मेल हमारे गैमीट तैयार हो जाएंगे। करेक्ट? यस और नो? ओके। अब ये पोलन ट्यूब स्टाइल से ग्रो करती 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 हमारी ओवरी तक पहुंची, ओवरी से हमारे ओव्यूल तक पहुंच गई। 2 मेल गैमीट लेके पोलन ट्यूब हमारी ओव्यूल तक पहुंच चुकी है। अब उसको ओव्यूल से अंदर होके एम्ब्रियो सैक तक जाना है। ओव्यूल के अंदर जाने के बेटा 3 रास्ते हैं। तो आओ जरा अगले पेज पे चलते हैं और थोड़ा बड़े के फॉर्म में देखते हैं।
तो ये मान लो मेरा ओव्यूल है, ओवरी तक तो हम ला चुके हैं हमारी पोलन ट्यूब को, है ना। इसके अंदर ये हमारी एम्ब्रियो सैक है, एक सिनर्जिड हमारा डीजेनरेट कर गया है। अब पोलन ट्यूब आना चाहती है ओव्यूल के अंदर, तो तीन रास्ते हैं, या तो ये ऐसे आ जाए, मतलब सीधा ऊपर से वाया चैलिजा आ जाए। तो पहला रास्ता है वाया चैलिजा, इस एंट्री को बोलते हैं चलाजोगैमी, या थोड़ा सा घूम के साइड से इंटेग्यूमेंट के थ्रू होती आ जाए, इस एंट्री को बेटा बोलते हैं मीजोगैमी। या फिर तीसरी और आखिरी और बेस्ट है कि भाई पूरा घूम के नीचे से माइक्रोपाइल के थ्रू एंट्री ले, तो वाया माइक्रोपाइल एंट्री को बेटा हम पोरोगैमी कहते हैं। ये एंट्री सबसे धांसू है। क्यों ये सबसे धांसू एंट्री है? क्योंकि अल्टीमेटली ओव्यूल के अंदर जाने से एम्ब्रियो सैक का काम पूरा नहीं होगा। काम पूरा होगा जब ये पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक के अंदर भी जाए। ओव्यूल के अंदर जाने से पूरा काम नहीं है। तो ओव्यूल के अंदर तो तीन रास्ते हैं, पर उसके बाद एम्ब्रियो सैक में जाना है, और एम्ब्रियो सैक के जाने के लिए एक ही रास्ता है, दैट इज वाया माइक्रोपाइल। तो अगर मान लो आपका पोलन ट्यूब वाया चलाजा घुस भी गया तो उसे घूम के नीचे आना ही पड़ेगा। मान लो आपका पोलन ट्यूब पहले इंटेग्यूमेंट से अंदर आ गया, पर फिर उसको नीचे से घूम के माइक्रोपाइल से आना ही पड़ेगा। तो बेटर है कि पहले ही ओव्यूल से ही माइक्रोपाइल के थ्रू एंट्री लो, क्यों बाद में ओव्यूल के अंदर घूमना, चक्कर काटना। तो माइक्रोपाइल की एंट्री बेस्ट होती है। Why? Because ultimately the pollen tube has to reach the embryo sac, and to reach the embryo sac the only way is via micropyle. तो बेटर है कि ओव्यूल के अंदर भी माइक्रोपाइल से ही आओ। अब जैसे ही आपका पोलन ट्यूब ओव्यूल तक पहुंचेगा, यहां आपका पोलन पिस्टल इंटरैक्शन फिनिशेस। तो क्या लिखोगे? पोलन पिस्टल interaction ends when the pollen tube reaches the ovule. पोलन ट्यूब ओव्यूल तक पहुंच गया, काम खत्म। अब आगे है फर्टिलाइजेशन इवेंट शुरू होने जा रहा है। तो अगला क्या है? अब ये हमारी एम्ब्रियो सैक, देखो ओव्यूल तक पहुंच गया, अब मुद्दा है एम्ब्रियो सैक के अंदर जाना। तो एक सिनर्जिड डीजेनरेट हो गया था, ये इसके फिलीफॉर्म अपैरेटस, और एक सिनर्जिड बिल्कुल ही इंटैक्ट है। तो पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक को टच कर रहा है कुछ इस तरीके से, पीछे क्या लेकर आ रहा है? दो मेल गैमीट, राइट। अब जैसे ही बेटा पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक के टिप को टच करता है, फ्रिक्शन की वजह से पोलन ट्यूब का जो टिप है वो फट जाता है, रप्चर हो जाता है, साइटोप्लाज्म, वेजिटेटिव सेल खत्म, डीजेनरेट हो जाते हैं, और बचे हुए दोनों जो मेल गैमीट है वो वाया फिलीफॉर्म अपैरेटस ऑफ डीजेनरेटेड सिनर्जिड के थ्रू अंदर डिस्चार्ज हो जाते हैं। करेक्ट। तो अगला पॉइंट क्या लिखोगे? Due to friction, comma, the pollen tube ruptures, releasing the two male gametes inside the embryo sac via filiform apparatus of degenerated synergid. ठीक है। अब ये जो दोनों अंदर मेल गैमीट गए, ये अपना कमाल करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन का। देखो तो क्या होगा?
आओ अगला डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमारा एम्ब्रियो सैक हो गया। एंटीपोडल्स का कोई काम नहीं है, दो पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज होके एक लार्ज डिप्लॉइड सेंट्रल सेल बना चुके हैं। ये फीमेल गैमीट है, ये डीजेनरेटेड सिनर्जिड है, ये सही सिनर्जिड है। अब दोनों मेल गैमीट हमारे यहाँ पर पड़े हुए हैं, तो जिसमें से एक मेल गैमीट तो फीमेल गैमीट के साथ बेटा फ्यूज कर जाएगा, क्या बनाने के लिए? सिंगैमी करने के लिए। सिंगैमी क्या है? फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तो मेल एंड फीमेल गैमीट फ्यूज करके डिप्लॉइड पहला सेल बनाएंगे जाइगोट, जबकि सेकेंड मेल गैमीट इस लार्ज सेंट्रल के साथ फ्यूज करके बनाएगा ट्रिप्लॉइड सेल, पेक, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जिसके अंदर है पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, राइट। इस इवेंट को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। यस और नो? ट्रिपल फ्यूजन प्लस सिंगैमी, इन दोनों इवेंट को मिला के बोलते हैं बेटा डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये हो गया हमारा डबल फर्टिलाइजेशन, जिसे सबसे पहली बार डिस्कवर किया था नोआश्चिन ने वाइल वर्किंग ऑन फ्रिटिलारिया एंड लिलियम। ये यूनिक फीचर है, सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में ही बेटा देखने को मिलता है। यस और नो? आई होप सभी को मेरी यहाँ तक बात समझ में आ चुकी होगी। तो हम डबल फर्टिलाइजेशन जाइगोट ऑब्टेन कर चुके हैं, यानी कि हमने अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स गैमेटोजेनेसिस को देख लिया, मेल फीमेल गैमीट बना लिए, हमने ट्रांसफर करा लिया यानी पॉलिनेशन हो गया, हमने फर्टिलाइजेशन करा लिया यानी कि जाइगोट भी ऑब्टेन कर लिया। अब हम आएंगे हमारे लास्ट स्टेप यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस पे, जहां हम इस जाइगोट को डेवलप करा के एम्ब्रियो बनाएंगे, साथ ही साथ इस एंडोस्पर्म को भी डेवलप कराएंगे ताकि ये एंडोस्पर्म इस जाइगोट को न्यूट्रिएंट दे सके एम्ब्रियो में कन्वर्ट होने के लिए। तो अगला हमारी और लास्ट हेडिंग हमारी होगी, नॉट लास्ट बट अगली हेडिंग होगी पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। क्या होगी हमारी अगली हेडिंग? पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। करेक्ट? यस और नो? ओके, वेरी गुड। अब बेटा अगर हम अपने पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस की बात करें तो यहां पर बेटा क्या क्या चीजें होंगी? तो सबसे पहले तो यहां हमारा दो मेजर काम है, इसके अलावा और भी है। एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा, साथ ही साथ हमारा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। करेक्ट? इसके अलावा याद रखना ओव्यूल विल ट्रांसफॉर्म इनटू सीड एंड ओवरी विल ट्रांसफॉर्म इनटू फ्रूट। तो ओव्यूल सीड में जाएगा और जो हमारी ओवरी है वो फ्रूट में जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे एंडोस्पर्म डेवलपमेंट की। एक स्टेटमेंट आती है दैट एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स द एम्ब्रियो डेवलपमेंट, यानी कि एंडोस्पर्म पहले डेवलप करता है, फिर एम्ब्रियो डेवलप करना शुरू करता है जाइगोट से। क्यों? क्योंकि एम्ब्रियो को जो बनने के लिए न्यूट्रिएंट चाहिए वो एंडोस्पर्म देता है। तो बहुत सिंपल सी बात है, पहले हमें एंडोस्पर्म को ही डेवलप कराना होगा, तभी वो न्यूट्रिएंट दे सकता है, तभी जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। करेक्ट? तो हम बात करेंगे हमारे एंडोस्पर्म डेवलपमेंट की। चलो भाई देखते हैं, बात करते हैं एंडोस्पर्म डेवलपमेंट की। ओके, तो दो तरीके से, सबसे पहले एंडोस्पर्म है क्या यही समझ लो, इसी के बारे में लिख लो। तो एंडोस्पर्म बेसिकली बेटा हमारा ट्रिप्लॉइड न्यूट्रिटिव टिश्यू है, जो कैसे बना? विच इज फॉर्म्ड
आफ्टर, विच इज फॉर्म्ड आफ्टर, किसके बाद बना ये? ट्रिपल फ्यूजन। अब अभी हमारे पास एक पेक है, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, जिसके अंदर एक न्यूक्लियस है, पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब इस पेक और पेन को हमें डेवलप करा के मास ऑफ पेक बनाना है, खूब सारे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स बनाने हैं, एक मास ऑफ न्यूट्रिटिव टिश्यू बनाना है, जिसके लिए दो रास्ते हैं। पहला फ्री न्यूक्लियर और दूसरा सेल्यूलर। ज्यादा जो कॉमन रास्ता है वो ये है, फ्री न्यूक्लियर इज मोर कॉमन। करेक्ट? यस और नो? तो फ्री न्यूक्लियर क्या है? फ्री न्यूक्लियर हम देखते हैं व्हाइट पार्ट ऑफ द लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ द कोकोनट में, जबकि सेल्यूलर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट हम देखते हैं व्हाइट कोकोनट में, जो गरी है आपकी। तो इसका एग्जाम्पल लिख लो, इन व्हाइट कोकोनट, और इसमें एग्जाम्पल लिख लो लिक्विड ऑफ कोकोनट, जिसे आप नारियल का पानी कहते हो। ठीक। फ्री न्यूक्लियर का बहुत ही आसान सा मीनिंग है, फ्री न्यूक्लियर यानी कि इस न्यूक्लियस, इस सेल के अंदर रिपीटेड कैरियोकाइनेसिस होए और सारी साइटोकाइनेसिस लास्ट में जाके होए। तो फ्री न्यूक्लियर यानी कि रिपीटेड karyokinesis which give rise to multinucleate condition, and at last which give rise to multinucleate condition and at last cytokinesis occurs, और आखिरी में cytokinesis होगा। ठीक। तो हमारे पास एक पेक था, इसने खूब बार रिपीटेड माइटोसिस किया, खूब सारे न्यूक्लियस बन गए, और आखिरी में कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस हो गई, और इन सब न्यूक्लियस के अराउंड वॉल अपनी अपनी बन गई, और पूरा एक मास सेल्स का, न्यूट्रिटिव सेल का, ट्रिप्लॉइड सेल का तैयार हो गया। करेक्ट? यस और नो? ये ट्रिप्लॉइड है क्योंकि ये 3 सेल के फ्यूजन के बाद बना, ये सिंगल सेल है, ये मास ऑफ सेल है, ये फ्री न्यूक्लियर हो गया। अगला बेटा हमारा इसमें है सेल्यूलर। राइट? सेल्यूलर। तो सेल्यूलर में क्या होता है? एवरी राउंड ऑफ कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, यानी कि अगर हमारे पास ये सिंगल पेक है तो इसका सबसे, ये पेन है, अब सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस करेगा, एक के 2 न्यूक्लियस होंगे, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगी, यानी कि 2 सेल अलग बन गए, फिर कैरियोकाइनेसिस होगी, फिर साइटोकाइनेसिस होगी। तो इस तरीके से अगर मास ऑफ सेल्स बढ़े, मतलब पहले कैरियो साइटो, जब दोनों साथ साथ चलते रहते हैं तो इस टाइप के एंडोस्पर्म डेवलपमेंट को बेटा बोलते हैं सेल्यूलर। पर ज्यादा कॉमन कौन सा है? ज्यादा कॉमन हमारा फ्री न्यूक्लियर है। आई होप यहां तक सबको समझ में आ चुका होगा। अब हम अपना एंडोस्पर्म डेवलप करा चुके हैं। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर एम्ब्रियो डेवलपमेंट। हमें सीखना होगा कि कैसे हम अपने एम्ब्रियो को डेवलप कराएं। तो अब हमारे पास 2 एम्ब्रियोज हैं, यानी 2 जाइगोट हैं, एक तो डाइकॉट का, तो हमें डाइकॉट एम्ब्रियोजेनी पढ़नी पड़ेगी पहले, फिर मोनोकॉट का। पर याद रखना इनिशियल स्टेप ऑफ डेवलपमेंट दोनों में ही सेम है, लेटर ऑन थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं, बट इनिशियल स्टेप ऑफ एम्ब्रियोजेनी is common in both monocot and dicots. करेक्ट? तो सबसे पहले यहां पर हम सीखेंगे डाइकॉट एम्ब्रियोजेनी, जो ज्यादा सिलेबस में आती है। ये हमारा जाइगोट है। करेक्ट? अब यहां से न्यूट्रिएंट का सोर्स क्या है?
एंडोस्पर्म है। अब ये जो हमारा जाइगोट है बेटा, ये न्यूट्रिएंट लेना शुरू कर देगा। ये सबसे पहले असिमेट्रिक अनइक्वल माइटोसिस करके एक बड़ा सेल बनाएगा, एक छोटा सेल बनाएगा। बड़े सेल को बेटा सस्पेंसर कहते हैं, जबकि छोटे सेल को एम्ब्रियोनल कहते हैं। राइट, असिमेट्रिक माइटोसिस, अनइक्वल डिवीजन हुआ, जैसे हमने पहले कराया था, दो सेल बन गए, एक बड़े साइज का एक छोटे साइज का। अब ये जो बेटा बड़े साइज का सेल है, ये कई बार रिपीटेड माइटोसिस करवाएगा और एक के तकरीबन 6 से 8 से 10 सेल लंबा 6 to 10 लॉन्ग सेल्ड सस्पेंसर बन जाएगा, जिसके ऊपर वाले टॉप मोस्ट खिंचे हुए सेल को हॉस्टोरिया कहते हैं, और नीचे हो गया हमारा एम्ब्रियोनल सेल। आई होप सभी को यहां तक समझ में आ गया होगा। तो बेटा यहां पर जो आपका हॉस्टोरिया है, ये क्या करता है, ये एंडोस्पर्म से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके वाया दीज सेल्स आपके लोअर एम्ब्रियोनल सेल को देना शुरू कर देता है। अब ये न्यूट्रिएंट्स को रिसीव करके एम्ब्रियोनल सेल अपना काम करेगा और डिवीजन करना शुरू कर देगा। तो अब एम्ब्रियोनल सेल 3 राउंड्स ऑफ माइटोसिस करके, माइटोटिक डिवीजन करके टोटल 8 सेल का स्ट्रक्चर बनाएगा। तो ये हमारा सस्पेंसर है। सस्पेंसर के नीचे अब हमारा 8 सेल्ड ऑक्टेंट एम्ब्रियो बन गया। 3 राउंड्स ऑफ माइटोटिक डिवीजन के बाद हमारे पास 8 सेल्ड ऑक्टेंट एम्ब्रियो तैयार हो चुका है। तो ये रहा हमारा ऑक्टेंट एम्ब्रियो। हॉस्टोरिया एंडोस्पर्म से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता जाएगा और हमारे क्या कहते हैं, इस एम्ब्रियोनल सेल को देता रहेगा। न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके अब जो हमारा ऑक्टेंट एम्ब्रियो है, इसमें और डिवीजन होगा और ये ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बन जाएगा। रिपीटेड माइटोसिस की वजह से और कई सारे सेल डिवीजन होंगे, मास ऑफ सेल्स बनके यहां पर हमारे पास ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो आ जाएगा। ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके हॉस्टोरिया के वाया ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो को और न्यूट्रिएंट मिलेंगे। फाइनली ये शेप ले लेगा हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, एंड हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो के बाद फाइनली हमारे पास अचीव हो जाएगा फुल फ्लेज्ड डाइकॉट एम्ब्रियो, द फाइनल शेप जिसका है हमारा पेंडेंट एम्ब्रियो। करेक्ट, जहां पर हमें 2 कॉटिलिडन डिस्टिंक्ट दिखाई देंगे, साथ में टिप ऑफ द रूट विल बी प्रोटेक्टेड बाय रूट कैप। ये जो हमारे पास है ये रेडिकल है, रेडिकल अराइज करती है हमारी हाइपोकोटाइल, ये एक हाइपोथेटिकल एक्सिस है। फिर उसके ऊपर हमारे पास प्लिम्यूल है, प्लिम्यूल अराइज करता है एक हाइपोथेटिकल एक्सिस एपिकोटाइल से। तो ये हो गया हमारा फुल फ्लेज्ड पेंडेंट डाइकॉट एम्ब्रियो। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है, बस एक जाइगोट था, उसने सबसे पहले माइटोसिस करके 2 सेल बनाए। अब उन 2 सेल्स में से आप देख सकते हो बड़ा वाला सस्पेंसर है, जिसका काम है एंडोस्पर्म से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करके लोअर सेल एम्ब्रियोनल सेल को प्रोवाइड करना। पहले उसके लिए उसको एंडोस्पर्म तक पहुंचना पड़ेगा, जिसके लिए उसको कई लंबा एक सेल्ड स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो ये 6 to 10 सेल्ड लॉन्ग सस्पेंसर बनाएगा, जिसका टॉप मोस्ट सेल हॉस्टोरिया है, जो कि न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करके एंडोस्पर्म से एम्ब्रियोनल सेल को देगा। मीनवाइल एम्ब्रियोनल सेल न्यूट्रिएंट को बेटा रिसीव करने के बाद डिवीजन चालू कर देगा। धीरे धीरे आपके पास डिफरेंट स्टेजेस आना शुरू हो जाएंगी, जैसे ऑक्टेंट, ग्लोब्यूलर, हार्ट, एंड फाइनली यू विल गेट योर पेंडेंट शेप्ड एम्ब्रियो।
आई होप यहां तक सबको क्लियर हो चुका होगा। अब मोनोकॉट एम्ब्रियोजेनी के इनिशियल स्टेप्स डाइकॉट एम्ब्रियो जैसे ही है, यानी कि सबसे पहले जाइगोट असिमेट्रिक माइटोसिस करके 2 सेल बनाएगा, पर उसके बाद थोड़ी सी कहानी में ट्विस्ट है, जैसे कि देखो। तो अगले पेज पे आते हैं और हेडिंग डालते हैं हमारी, बेटा मोनोकॉट एम्ब्रियोजेनी। करेक्ट। अब मोनोकॉट एम्ब्रियोजेनी में सबसे पहला एक नोट पॉइंट याद रखना, जैसे कि डाइकॉट्स के केस में सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट जाइगोट के लिए एंडोस्पर्म था, तो वहां पर एंडोस्पर्म पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाता है एम्ब्रियो बनाने में, पर इन केस ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियोजेनी एंडोस्पर्म सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट नहीं होता। ये दूसरे ऑल्टरनेटिव सोर्सेज जैसे न्यूक्लियस या फिर बाकी कहीं से भी न्यूट्रिएंट को ले सकता है, पर एंडोस्पर्म इज नॉट द सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट। तो एंडोस्पर्म रिमेन्स इंटैक्ट, सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट नहीं बनता। अब अगर एंडोस्पर्म सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट है ही नहीं, तो फिर सस्पेंसर को लॉन्ग सस्पेंसर बनाने की क्या जरूरत, हॉस्टोरिया बनाने की क्या जरूरत। तो यहां पर सस्पेंसर सेल बनेगा तो जाइगोट 2 सेल तो बनाएगा सस्पेंसर एम्ब्रियोनल, पर आगे ये सस्पेंसर फर्दर डिवाइड करके लॉन्ग सस्पेंसर नहीं बनाएगा। तो 6 to 10 celled long suspensor is not obtained। जरूरत ही नहीं है ना यहां पर, है कि नहीं? क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि हॉस्टोरिया बनेगा ही नहीं। हॉस्टोरिया क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि एंडोस्पर्म से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब एम्ब्रियोनल सेल को नहीं करना है। करेक्ट। अब इन दोनों पॉइंट्स के डिफरेंस के अलावा आओ देखते हैं कैसे इसकी एम्ब्रियोजेनी होती है। अच्छा, एक और चीज याद रखना, यहां पे बेटा हम 2 कॉटिलिडन देखते हैं, डाइकॉट, टू कॉटिलिडन्स, मोनोकॉट यानी कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉटिलिडन बनेगा, सिंगल कॉटिलिडन इज ऑब्टेन्ड, जिसे बेटा हम स्क्यूटेलम कहते हैं। सेकंड कॉटिलिडन बनने की कोशिश तो करता है, पर पूरी तरीके से डेवलप ग्रो नहीं कर पाता और उसके रेमिनेंट्स रह जाते हैं एम्ब्रियो के आसपास, जिसे हम कहते हैं एपीब्लास्ट। तो ये क्या है? सेकंड कॉटिलिडन के रेमिनेंट्स, बचे हुए अवशेष, जिसे हम कहते हैं एपीब्लास्ट। करेक्ट? यस और नो? तो ये 3 पॉइंट्स आपको मोनोकॉट एम्ब्रियोजेनी के लिए याद रखने हैं। अब थोड़ा मोनोकॉट एम्ब्रियोजेनी देख लेते हैं। तो ये हमारे पास जाइगोट है मोनोकॉट का, जो कि अब बेटा डिवाइड करेगा और 2 सेल बनाएगा, एक लार्जर सेल, एक स्मॉलर सेल, राइट? सस्पेंसर और एम्ब्रियोनल। अब ये एम्ब्रियोनल सेल फिर से डिवाइड करेगा और अब एक के 3 सेल हो जाएंगे। अब लोअर को हम बेसल कह देंगे, फिर हमारे पास मिडिल है और सबसे ऊपर टर्मिनल या फिर सस्पेंसर सेल है। याद रखना, यहां पर बेसल सेल कोई भी डिवीजन नहीं करता, इसका कोई भी काम नहीं है, पर मिडिल सेल बेहतरीन है, रिपीटेड माइटोसिस करेगा। अब इसमें कई बार माइटोसिस होएगी मिडिल सेल में, राइट? तो ये मेरा सस्पेंसर हो गया। अब मिडिल सेल ने कई बार माइटोसिस करके खूब सारे सेल्स बना लिए हैं, जो आगे जाके बेटा डिफरेंशिएट करके पूरा का पूरा एम्ब्रियो बनाते हैं, और बेसल सेल ऐसे ही रह गया। करेक्ट? यस और नो? अब इसके बाद क्या होगा हमारा, ये जो सस्पेंसर सेल है ये तो सिंगल कॉटिलिडन बनाएगा, करेक्ट? और जो बाकी मिडिल सेल है वो पूरा का पूरा एम्ब्रियो बनाते हैं। तो जो सस्पेंसर है इट फॉर्म्स कॉटिलिडन,
सिंगल कॉटिलिडन स्क्यूटिलम जिसे कहते हैं। तो अपर सस्पेंसर का काम है ये देखो कॉटिलिडन बनाना, और बाकी जो कुछ भी बनना है जैसे कि प्लिम्यूल, रेडिकल, याद रखना मोनोकॉट्स के केस में प्लिम्यूल की प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट है जिसे हम कोलियोप्टाइल कहते हैं। ऐसे ही रेडिकल की प्रोटेक्टिव कवरिंग है जिसे हम कोलियोराइजा कहते हैं। तो ये सारा कुछ बनता है आपके मिडिल सेल से। जो बेसल सेल है वो टाइम आने पे डीजेनरेट करके हट जाएगा। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा मोनोकॉट एम्ब्रियोजेनी, जो इनिशियली डाइकॉट से मिल रहा था पर आगे जाके चीजें फर्क हो गई। सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट एंडोस्पर्म नहीं है, फिर से रिवाइज करा रही हूं, ध्यान से सुन लो। 6 to 10 लॉन्ग सस्पेंसर यहाँ पर नहीं बनती, यहाँ पर एक ही कॉटिलिडन है स्क्यूटिलम, दूसरा कॉटिलिडन बनता पर वो बनते बनते डीजेनरेट कर गया, नहीं डेवलप कर पाया, जरूरत नहीं महसूस हुई। तो सेकंड कॉटिलिडन के रेमिनेंट्स को हम एपीब्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? एपीब्लास्ट। करेक्ट? यस और नो? तो आई होप यहां तक सभी को सब कुछ समझ में आ चुका होगा। अगर आप लोगों को ये चीज क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं सीड एंड फ्रूट में। ज्यादा मैं यहाँ आपको सीड फ्रूट के बारे में नहीं बताऊंगी, क्यों? बिकॉज यू पीपल ऑलरेडी स्टडी इन द चैप्टर मॉर्फोलॉजी। हाउएवर जो चीज जरूरी है, जो चीज एक्स्ट्रा है वो जरूर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अगले पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस की, जहां पर बेटा हमारा ओव्यूल सीड में बदल रहा है। तो ओव्यूल आपको पता है फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में बन जाता है। तो हम सीड की एक बेसिक सी डेफिनेशन दे सकते हैं, दैट सीड इज द राइपेंड ओव्यूल। करेक्ट? स्ट्रक्चरली सीड के दो पार्ट्स होते हैं। स्ट्रक्चरली सीड कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, एक तो उसकी कवरिंग जिसे हम सीड कोट कहते हैं, एंड सीड कोट अपने अंदर एनक्लोज करता है एम्ब्रियो। यस और नो? तो देखो ये हमारा ओव्यूल था, थोड़ा ध्यान से देखना, ये हमारे पास ओव्यूल है, इसके अंदर ये हमारा एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक के अंदर 3 एंटीपोडल्स थे, एक लार्ज सेंट्रल सेल था, फीमेल गेमीट थे, 2 सिनर्जिड थे। अब जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगी, यानी कि अगर हम आफ्टर फर्टिलाइजेशन की पिक्चर देखें तो यहां हमें क्या देखने को मिलेगा? ये जो बेटा इंटेग्यूमेंट्स हैं ये तो कन्वर्ट हो जाएंगे आपके सीड कोट में। तो इंटेग्यूमेंट्स ट्रांसफॉर्म हो गए सीड कोट में। इसके अलावा जो न्यूक्लियस है वो डिजेनरेट कर जाएगा। थोड़ा बहुत अगर न्यूक्लियस रह गया तो बताऊंगी उसको क्या कहते हैं। उसके अलावा एंटीपोडल्स डिजेनरेट कर जाएंगे। सेंट्रल सेल ने मेल गेमीट के साथ फर्टिलाइज करके ट्रिप्लॉइड टिश्यू बनाया था, एंडोस्पर्म, और फीमेल गेमीट ने सिंगेमी करके जाइगोट बनाया था, जो आगे डेवलप कर गया एम्ब्रियो में। एक सिनर्जिड तो खत्म हो गया था, दूसरा भी डिजेनरेट कर जाता है। तो इस तरीके से हमारे ओव्यूल से हमें ये सीड ऑब्टेन हुआ जिसके पास स्ट्रक्चरली 2 पार्ट है, एम्ब्रियो जो कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑब्टेन हुआ फ्रॉम जाइगोट। ठीक है? सीड कोट आपको बना इंटेग्यूमेंट से, फ्रॉम द प्रोटेक्टिव कवरिंग्स। राइट? अब हो गया मैम एंडोस्पर्म भी तो दिख रहा है, तो एंडोस्पर्म मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। क्यों? क्योंकि अभी आप पढ़ के आए हो डाइकॉट्स के केस में ये एम्ब्रियो बनाने के लिए एंडोस्पर्म कंज्यूम हो गया। तो डाइकॉट्स के सीड में नॉन एंडोस्पर्मिक है, यानी एंडोस्पर्म नहीं मिलता। पर मोनोकॉट्स के केस में क्योंकि वहां पर जाइगोट जब एम्ब्रियो में डेवलप करता है तो वो न्यूट्रिएंट एंडोस्पर्म से नहीं लेता, जिस वजह से वो आपका न्यूट्रिएंट जो एंडोस्पर्म है वो सीड में इंटैक्ट रहता है। तो लिख सकते हो इस तरीके से कि जिसका तीसरा पार्ट है एंडोस्पर्म, दैट मे
और मे नॉट बी फाउंड। हो सकता है हो सकता है ना हो। मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। करेक्ट। डिपेंडिंग, डाइकॉट में नॉन एंडोस्पर्मिक, मोनोकॉट में एंडोस्पर्मिक। इसी बेसिस पे एंडोस्पर्म के प्रेजेंस या एब्सेंस के बेसिस पे बेटा सीड हमारे दो टाइप के हो सकते हैं। अभी मैंने आपको बोल दिया एंडोस्पर्मिक सीड्स फाउंड इन केस ऑफ मोनोकॉट्स, क्योंकि हेयर एंडोस्पर्म परसिस्ट, कंज्यूम नहीं हुआ। जबकि दूसरी कैटेगरी है नॉन एंडोस्पर्मिक की, जो आप देखते हो, अभी आप देख के आए हो डाइकॉट्स के केस में, यानी यहां पर एंडोस्पर्म डज नॉट परसिस्ट, नहीं रहता। क्यों? क्योंकि बेटा आपको पता है वो पीछे जाइगोट से एम्ब्रियो बनाने के वक्त पे कंज्यूम हो चुका था। एक और कैटेगरी है पेरिस्पर्मिक सीड्स। पेरिस्पर्मिक सीड्स वो हैं बेटा, यूजुअली अभी मैंने आपको बताया न्यूक्लियस भी खत्म हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद, पर अगर मान लो न्यूक्लियस परसिस्ट कर जाए, न्यूक्लियस रह जाए, तो ऐसे सीड्स जिनमें न्यूक्लियस भी पाया जाए उन्हें कहते हैं पेरिस्पर्मिक सीड्स। जैसे एग्जांपल ब्लैक पेपर। तो इन सम सीड्स न्यूक्लियस persist, such seeds are known as perispermic. Example ब्लैक पेपर। ठीक है, यस और नो? तो आई होप सभी को ये वाली चीज भी बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर वे में समझ में आ चुकी होगी। अगर हाँ, तो ये हो गया हमारे सीड के ऊपर। अब एक टॉपिक और छोटा सा है जिसमें एक्सक्लूसिवली दिया हुआ है, आपको पता होना चाहिए, सीड वायबिलिटी। तो बेटा जरूरी नहीं है कि सीड बनते ही वो जर्मिनेट कर जाए। कुछ सीड्स कई साल तक बिना जर्मिनेट किए एज इट इज भी सरवाइव कर सकते हैं। यानी कि सीड वायबिलिटी का इन शॉर्ट मतलब होता है लाइफ स्पैन। हम यहाँ पर सीड की लाइफ स्पैन के बारे में बात करते हैं कि कब तक हम सीड को जिंदा रख सकते हैं, कब तक हम सीड को जर्मिनेट ना करवाएं, स्टोर करें, और वो कब तक वो परसिस्ट करेंगे। करेक्ट। इसमें दो आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं जो एनसीईआरटी ने आपके मेंशन किए हैं। फिनिक्स डैक्टिलिफायरा, डेट पाम का सीड जो किंग हेरोड के पैलेस से निकाला था, उसकी वायबिलिटी 2000 साल की थी। और दूसरा ल्यूपिनस आर्क्टिकस जो आर्कटिक टुंड्रा से एक्सट्रैक्ट किया था, जिसकी वायबिलिटी अप्रोक्सीमेटली 10,000 साल की थी। तो यहाँ पे हमें दो एग्जाम्पल बेटा याद रखने हैं। सबसे पहला Phoenix dactylifera, which was excavated from King Herod's palace, 2000 years की इसकी वायबिलिटी थी। और दूसरा हमारे पास एग्जाम्पल है आर्क्ल्यूपिनस आर्क्टिकस, जो हमने 10,000 साल पुराना निकाला। कहां से? आर्कटिक टुंड्रा से। तो ये दो आपको एग्जाम्पल बेटा याद रखने होंगे, इनसे क्वेश्चन यूजुअली फ्रेम हो जाता है। करेक्ट। ओके। अब इसके अलावा एक और ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, हमारा जो ओवरी थी वो फ्रूट में बदली। तो इसीलिए हम फ्रूट को डिफाइन कर सकते हैं एज राइपेंड ओवरी। करेक्ट। स्ट्रक्चरली जैसे हमने सीड का स्ट्रक्चर समझा, फ्रूट का भी समझ लेते हैं। स्ट्रक्चरली बेटा दो टाइप के फ्रूट्स होते हैं, या स्ट्रक्चरली फ्रूट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। एक तो उसके अंदर बीज होंगे
और दूसरा फ्रूट की वॉल, जिसे हम पेरिकार्प कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिकार्प कहते हैं। तो कुछ ऐसे हालात थे, ये हमारी ओवरी थी, है ना, ओवरी के अंदर ये हमारा ओव्यूल था। ओके, चलो देखो, तो कुछ ऐसे हालात थे, ये हमारी ओवरी थी और ये हमारा ओवरी के अंदर ओव्यूल था, है ना। तो ओव्यूल तो सीड में बदल गया, ठीक, और ये जो ओवरी थी ये फ्रूट वॉल में बदल गई, तो ये हो गया सीड और ये हो गया हमारा फ्रूट वॉल, और इस पूरे को हम बोलते हैं फल। अब डिपेंड कर सकता है कि जो फ्रूट वॉल है ड्राई है या फ्लैशी है। तो अगर अनडिफरेंशिएटेड है, फर्दर पेरिकार्प की लेयर्स नहीं है, तो उसे कहते हैं ड्राई फ्रूट। और अगर पेरिकार्प इज फर्दर डिफरेंशिएटेड इनटू 3 सब लेयर्स, एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प, तो इसे कहते हैं फ्लैशी फ्रूट। तो हम फ्रूट को पेरिकार्प के बेसिस पे 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं बेटा, ड्राई फ्रूट, फ्लैशी फ्रूट। ड्राई फ्रूट वो है वेयर पेरिकार्प इज अनडिफरेंशिएटेड, और फ्लैशी वो है जहां पर पेरिकार्प डिफरेंशिएटेड होती है। पेरिकार्प इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 सब लेयर्स, और वो 3 सब लेयर्स कौन कौन सी हैं? आपकी एपिकार्प, आपकी मीजोकार्प एंड आपका एंडोकार्प। करेक्ट। कुछ फ्रूट्स बेटा बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाते हैं, उन्हें बोलते हैं फॉल्स फ्रूट, और इसको मैकेनिज्म को बोलते हैं पार्थिनोकार्पी। अदरवाइज वो फ्रूट जो प्योरली आपके फर्टिलाइजेशन के बाद बने, ओवरी से ही बने, किसी दूसरे फ्लोरल पार्ट के साथ ना बने, उन्हें कहते हैं ट्रू फ्रूट्स। करेक्ट। तो 2 टाइप के फिर से फल हैं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन। विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट सीडलेस होते हैं, उन्हें हम पार्थेनोकार्पिक कहते हैं, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन ट्रू या फॉल्स, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या सिर्फ ओवरी ने कंट्रीब्यूट किया है फ्रूट बनाने के लिए, या ओवरी के साथ साथ थैलेमस भी जुड़ गया फ्रूट बनाने के लिए। करेक्ट, यस और नो? ट्रू, फॉल्स, पार्थेनोकार्पिक, ये भी आपको याद रखना होगा अपार्ट फ्रॉम ड्राई एंड फ्लैशी। इसके अलावा आपने ऑलरेडी मॉर्फोलॉजी क्लास 11th के चैप्टर में इसके बारे में डिटेल्ड स्टडी कर रखी है। यस और नो? अगर हाँ, तो अब हम अपने आखिरी टॉपिक की तरफ अग्रसर होते हैं, विच इज नन अदर देन एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस का बेटा सिंपल सा मतलब है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बिना फर्टिलाइजेशन किए फ्रूट भी बनाएंगे और फ्रूट के अंदर सीड भी बनाएंगे। तो एपोमिक्सिस इज अ मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, इट्स अ मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पे ना सिर्फ हम फ्रूट बनाएंगे बल्कि हम सीडेड फ्रूट बनाएंगे। तो मतलब तरीका बिल्कुल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला है पर बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किए। तो कह सकते हैं कि एपोमिक्सिस मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एपोमिक्सिस is a method of asexual reproduction where seeded fruits are obtained without fertilization. ठीक है, यस और नो? ओके। अब
एपोमिक्सिस नेचुरली ऑब्जर्व की जाती है, एग्जाम्पल ग्रासेस एंड एस्टेरेसी फैमिली में. It was first observed by Leeuwenhoek while working on citrus fruits. First observed by Leeuwenhoek while working on citrus, नींबू संतरे में काम कर रहे थे. ठीक. एपोमिक्सिस बेटा दो टाइप की होती है. One is known as स्पोरोफिटिक बडिंग या पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं. ये ल्यूवेनहुक ने स्टडी किया था. तो ल्यूवेनहुक ने पॉलीएम्ब्रियोनी टाइप ऑफ एपोमिक्सिस बताया था, जबकि दूसरा तरीका है रेकरेंट गैमोस्पर्मी. करेक्ट. देखते हैं भाई क्या क्या ये चीजें हैं. यस और नो. तो सबसे पहले एक चीज कॉन्सेप्ट समझो बेटा कि बिना फर्टिलाइजेशन के ओवरी से तो हम फ्रूट बना सकते हैं हार्मोन ऑक्सिन का स्प्रे करके. ऑक्सिन डाल दो, ओवरी को अपने आप स्टिमुलस मिल जाता है और बिना फर्टिलाइजेशन की भी आपकी ओवरी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, फ्रूट बन जाएगा. पर ओव्यूल को सीड में बदलने के लिए कोई भी हार्मोन काम करता नहीं है. ओव्यूल को अगर सीड में बदलना है तो ओव्यूल के अंदर फर्टिलाइजेशन करवाना पड़ता है. फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि भाई जाइगोट बनाना पड़ेगा. जाइगोट क्या है? एक डिप्लॉइड सेल है जो कि मेल फीमेल गैमीट के फ्यूजन के बाद बना है. ये ऐसा सेल है जो कि डिवाइड कर सकता है और एम्ब्रियो बना सकता है, यानी कि नया ऑर्गेनिज्म बना सकता है. राइट. तो ओव्यूल को एक संतुष्टि देनी पड़ती है कि देखो तुम्हारे अंदर जाइगोट एक डिप्लॉइड सेल आ चुका है जिसके अंदर पूरी कैपेसिटी है एम्ब्रियो बनाने की. और जब ओव्यूल को यह आश्वासन मिल जाता है तो फिर वो सीड में बदलने को तैयार हो जाता है. नेचुरली ये आश्वासन तो फर्टिलाइजेशन के बाद मिलेगा. पर अगर हम इसे बिना फर्टिलाइजेशन के आश्वासन दे दे, बता दे कि हाँ तुम्हारे अंदर डिप्लॉइड सेल बन गया है, जाइगोट बन गया है, एम्ब्रियो बन जाएगा, तुम चिंता ना करो, चलो तुम सीड बनाओ, तो ओव्यूल को क्या लेना देना है? यस और नो. एक तरीका है डॉक्टर में सिलेक्शन होने का कि खूब मेहनत करो, जो नेचुरल है, मेहनत करो, पेपर दो और डॉक्टर बनो. दूसरा जो आजकल तरीका चल रहा है, भाई पैसे लाओ, तुम्हें डॉक्टर बनने से मतलब है, चलो शॉर्टकट दो, पैसे लाओ, तुम्हें सीट लेने से मतलब है, सीट लो, काम आगे करो, है ना. तो यहां पर वही हो रहा है, यहां पे धोखा हो रहा है ओव्यूल के साथ, या कह सकते हो कि ओव्यूल को थोड़ा सा बेवकूफ बनाया जा रहा है और उसके अंदर बिना फर्टिलाइजेशन किए ऐसा डिप्लॉइड सेल डाल दिया जा रहा है जो खुद जाइगोट की तरह बिहेव कर रहा है, एम्ब्रियो बना रहा है और नया ऑर्गेनिज्म बना सकता है. दो तरीके हैं ये काम कराने के लिए, पॉलीएम्ब्रियोनी एंड रेकरेंट गैमोस्पर्मी. तो सबसे पहले मैं आपको रेकरेंट गैमोस्पर्मी दिखाऊंगी. रेकरेंट गैमोस्पर्मी में क्या होता है बेटा? शुरू से चलो, बिल्कुल शुरू से. याद है मेगास्पोर मदर सेल थी, अभी बताया था, मियोसिस करके हैप्लॉइड मेगास्पोर बना रही थी, फिर उस हैप्लॉइड मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक के अंदर एक हैप्लॉइड फीमेल गैमीट बन रहा था. पर रेकरेंट गैमोस्पर्मी में केस में क्या होता है? मेगास्पोर मदर सेल गलती से मियोसिस की जगह माइटोसिस कर बैठती है, जिसकी वजह से हैप्लॉइड नहीं बल्कि डिप्लॉइड ही मेगास्पोर बन जाता है. अब क्योंकि डिप्लॉइड मेगास्पोर बन गया तो ये आगे जब भी माइटोसिस करेगा तो ये भी क्या बना देगा? हैप्लॉइड नहीं बल्कि डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक बना देगा. राइट. जो हैप्लॉइड बनना चाहिए था अब वो हमारा डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक बन जाता है. क्योंकि ये डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक है तो इसके अंदर का हर एक सेल पहले से ही डिप्लॉइड है. तो ये जो एग है ये हैप्लॉइड नहीं बल्कि डिप्लॉइड ही है. अब क्योंकि ये डिप्लॉइड है तो इसे बेटा
किसी भी प्रकार की फर्टिलाइजेशन की जरूरत ही नहीं है। ये एग फीमेल गैमीट खुद में ही जाइगोट की तरह बिहेव कर सकता है, इसे किसी भी मेल गैमीट की जरूरत नहीं है फर्टिलाइजेशन के लिए, जाइगोट बनाने के लिए। तो इस केस में एग खुद ही जाइगोट की तरह बिहेव करने लग जाता है और एम्ब्रियो बनाने लग जाता है। ओव्यूल को लगता है काम हो गया, हुआ नहीं पर उसको तो संकेत मिल गया क्योंकि जाइगोट बन चुका है, कहीं ना कहीं डिप्लॉइड सेल आ गया, एम्ब्रियो आ गया। तो ओव्यूल को यहाँ पर धोखा हो जाता है और उस धोखे से ही वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो बिना फर्टिलाइजेशन किए रेकरेंट अगैमोस्पर्मी की मदद से हमने ओव्यूल को सीड में ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो ये वन ऑफ द मेथड है एपोमिक्सिस का। करेक्ट। आई होप सबको पहला तरीका बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब दूसरा और आखिरी तरीका है पॉली। पॉली यानी खूब सारे, एम्ब्रियो यानी एम्ब्रियोनी, जो कि ल्यूविन हुक ने स्टडी किया। चलो देखो भाई क्या है ये चीज। ओके, तो मान लो ये मेरा ओव्यूल है, ये ओव्यूल की प्रोटेक्टिव कवरिंग इंटेग्यूमेंट है, खूब सारा न्यूक्लियस है, इसके अंदर एक सुंदर सा हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक पड़ा है। राइट। अब हुआ क्या, आपके भाई साहब ल्यूविन हुक ने देखा कि नॉर्मली पोलन ट्यूब आ रही है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है और एक नेचुरल जाइगोट बन रहा है, नेचुरल एम्ब्रियो एक बन रहा है। पर सिट्रस, नींबू, संतरे के केस के अगर सीड खोले गए तो उनमें एक नेचुरल एम्ब्रियो के अलावा और भी कई सारे एपोमिक्टिक एम्ब्रियोस पाए गए। तो पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब है मेनी एम्ब्रियोज, जहां पर वन एम्ब्रियो इज नेचुरल, जो कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ही बना। पर उसके अलावा जब संतरे या नींबू का बीज खोला ल्यूविन हुक ने, तो उसने देखा कि भाई यहाँ एक नेचुरल एम्ब्रियो के अलावा बहुत सारे ऐसे एम्ब्रियो भी हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के एपोमिक्सिस की मदद से बन गए। कैसे? तो भाई यहां क्या हुआ, न्यूक्लियस के कुछ सेल, इंटेग्यूमेंट के कुछ सेल, सारे डिप्लॉइड हैं क्योंकि ये स्पोरोफिटिक बॉडी है, ये साइज में बड़े हो गए। ठीक, तो हुआ क्या, सम ऑफ द न्यूसेलस एंड इंटेग्यूमेंट, ये ऑलरेडी स्पोरोफिटिक है, डिप्लॉइड सेल्स है, सेल्स grew in size and started behaving as embryos। तो ये खुद सिंगल सेल थे, इनके पास डिवाइड करने की कैपेसिटी आ गई, इन सब ने अपने आप को डिवाइड किया और क्या बना लिया, खूब सारे सेल्स बना लिए। तो ये एम्ब्रियो की तरह बिहेव करने लग गए और उसके बाद इन्होंने खुद को एम्ब्रियो सैक के अंदर पुश कर दिया। अब ये एक नेचुरल एम्ब्रियो है और अब इसके अलावा एम्ब्रियो सैक में खूब सारे और एम्ब्रियोज भी आ गए। तो ये कंडीशन होगी पॉली एम्ब्रियोनी, वेयर वन इज द नेचुरल एम्ब्रियो प्रोड्यूस्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, अदर्स आर एपोमिक्टिक एम्ब्रियोज जो बिना फर्टिलाइजेशन के बने स्पोरोफिटिक सेल्स, इंटेग्यूमेंट और न्यूक्लियस के ग्रो करने की वजह से। तो वो सेल ग्रो कर गए, डिवाइड करने लगे, खूब सारे मास ऑफ डिप्लॉइड सेल बना लिया यानी एम्ब्रियो बना लिया और उस एम्ब्रियो ने फिर खुद को एम्ब्रियो सैक के अंदर पुश कर दिया। अब एम्ब्रियो सैक के अंदर जहां एक सेल होना चाहिए था वहां पे अब कई सारे एम्ब्रियोज, सॉरी सेल नहीं, एम्ब्रियोज प्रेजेंट है। तो ये है हमारा पॉली एम्ब्रियोनी। राइट, तो ये हमारे सारे एपोमिक्टिक एम्ब्रियोज है, ये एक नेचुरल एम्ब्रियो है और ओव्यूल तो वैसे भी सीड में ट्रांसफॉर्म होता।
क्यों? क्योंकि एम्ब्रियो तो एक नेचुरल तो बन ही रहा था, करेक्ट? आई होप सभी को ये पूरा का पूरा चैप्टर क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा, यस और नो? देखो बेटा, हमने बिल्कुल ही कम समय में क्रिस्प, बिल्कुल अप टू डेट कंटेंट यहाँ पर किया है, जो आपको यूज में आएगा, जहां से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो प्लीज इन सारे इस पूरे लेक्चर को, क्योंकि बिल्कुल क्रिस्प है, पूरा चैप्टर हमने विद इन 2 आवर्स, ऑलमोस्ट 2 आवर्स में कंप्लीट किया है, तो इससे ज्यादा अच्छा तो आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकता। थरो रिवीजन करने के लिए, बिल्कुल फटाफट से पूरी एनसीईआरटी या फिर एक बार नजर मारने के लिए पूरे चैप्टर पे, ये वीडियो आपके लिए सुपर बेस्ट है कि नहीं? अदरवाइज 6-6 7-7 घंटे पूरा लेक्चर सुनो, एक एक पॉइंट को, वो तो वहां पे है जहां आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। अभी आप पढ़ के आए हो, आपको आइडिया है, सुपरफिशियली फटाफट से रिवीजन कर लो, क्विक रिवीजन कर लो, क्रिस्प रिवीजन कर लो, माइंड मैप की तरह। मतलब आपको सारी थ्योरी पता है, बस आप रिवाइज करना चाहते हो एग्जाम से पहले, टेस्ट से पहले, नॉर्मल क्लास टेस्ट से पहले। 2 घंटे देने में कोई माड़ा है? कहाँ खुद पढ़ोगे? बढ़िया ईयरफोन्स लगाओ, फोन को रखो, लैपटॉप को खोलो, जिससे भी पढ़ते हो पूरा लेक्चर देख डालो, सारे सवाल हल हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, है कि नहीं? आसान है, बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है, करेक्ट? तो उम्मीद करती हूं कि सभी बच्चों ने इस क्रिस्प अब बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लेक्चर को ध्यान से सुना होगा, समझा होगा, और अब क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करना। नोट्स आपके पास है, लेक्चर आपके पास है, क्वेश्चन बैंक आपके पास है, क्वेश्चन सॉल्व करो, एनसीईआरटी की एक बार झलक देख लो, काम खत्म, बढ़िया जाओ, नंबर आएंगे, राइट? चलो, तो बस आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप एवरीवन हैज वेल अंडरस्टूड, एंड नाउ इट्स द टाइम फॉर डूइंग सम क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन भी हम प्रैक्टिस करेंगे, और आई होप सब लोगों को ये चीज यहाँ तक बहुत ही अच्छे से समझ में आ। तो अब हम क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, मेगास्पोरेंजियम इज आल्सो नोन एज। तो आई होप ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर जानते हो। मेगास्पोरेंजियम क्या है? हमारा ओव्यूल है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, इनर मोस्ट वॉल ऑफ एंथर। तो एंथर की सबसे अंदर की लेयर को क्या कहते हैं? फिर से बड़ा अच्छा आसान सा आंसर है ए, टैपेटम। आई होप सभी बच्चों को ये बिल्कुल चैप्टर क्लियर हो चुका होगा। तो आज आपका होमवर्क होगा, रिवाइज द फुल चैप्टर, राइट? प्लस इसके साथ साथ आपको जो भी डीपीपी मिलेगी उसको सॉल्व करना होगा, करेक्ट? चलो, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वन शॉट वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। ये बिल्कुल ही लेक्चर क्रिस्प था, जो जो रिक्वायर्ड था हमने बस यहीं पर वही चीजें डिस्कस करी हैं। और ये बिल्कुल आपके लिए, अगर आप रिवीजन कर रहे हो और आपको एक क्विक नोट्स चाहिए या क्विक रिवीजन, क्विक लुक चाहिए चैप्टर का, तो दिस इज द बेस्ट लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत मजा आया होगा, जैसे मुझे आपको पढ़ाते हुए आया। Thank you so much for watching me. See you in the next lecture. Till then, stay tuned, everyone. Bye bye.